यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इसको लॉक किधर है? इधर इस साइड है। ऐड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम करंट अफेयर पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द करंट अफेयर्स। ठीक है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सॉल एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर रेलवे। और द क्वेश्चन अराइज हियर कि यहाँ पे कभी कभी पीपल थिंक अबाउट कि सर एसएससी का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा डीपन होता है, कंटेंट थोड़ा सा ब्रॉडर जाता है, और बैंकिंग के लिए उतना कुछ ज़्यादा ब्रॉडर नहीं जाता। आप वहाँ पे बैठ जाए सामने और अच्छे, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट दोनों के करंट अफेयर में डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी लेवल पे भी आएंगे तो उसमें भी करंट अफेयर का डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इफ गवर्नमेंट मेकिंग एनी स्कीम तो वो गवर्नमेंट वो स्कीम सभी के लिए सेम अप्लाई कर रही है। तो आपको बी एट एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उसमें आपको करंट अफेयर का डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? नंबर ऑफ मंथ्स को करंट अफेयर कवर करने में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग तो 3 मंथ्स का करंट अफेयर लेना, बट कोई एसएससी सीजीएल के पेपर कर रहे हैं तो 4 मंथ्स 4 मंथ्स को करना, 4 या 5 मंथ्स का करना पड़ेगा। डिफरेंस ये है, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू। तो बेसिक थिंग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि अगर कोई एसएससी से यहाँ पे है, अगर कोई सीजीएल से यहाँ पे है, तो कोई ऐसा ना समझे कि सर करंट अफेयर तो हमें डीपन में है या ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अगर आप एसएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 3 महीने की बजाय 4 महीने का प्रिपेयर कीजिए, दैट्स इट। एंड देयर इज नथिंग डिफरेंस इन दैट कंटेंट और इन दैट द कंसेप्ट। क्लियर है ये सभी को? यस सर। यस सर। ओके फाइन। सो यहाँ पे हम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम करंट अफेयर सभी के लिए पढ़ते हैं, बी एड बैंकिंग, बी एड एसएससी सीजीएल, बी एड रेलवे, ठीक है। नाउ बिकॉज एज वी नो कि हम ये हमारा फर्स्ट क्लास है, हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट यू। मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ और मैं खुद के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में तो होनी चाहिए। आपको पता भी तो होना चाहिए कि सामने सर पढ़ा रहे हो कौन है, और मुझे भी पता होना कि जो सामने स्टूडेंट्स हैं उनका क्या लेवल है, उनका जिसमें ग्रेजुएशन हुआ है। बिकॉज आई नो एंड आई सपोज टू नो कि इफ यू से कि सर आई बिलोंग्स टू साइंस बैकग्राउंड, तो मैं समझ जाऊंगा आपका क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। अगर आप बोलेंगे सर मैं बीकॉम से हूँ, तो अंडरस्टैंड कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या वीक रहेगा, राइट। So basically, myself Chandra Prakash Navik. You can call me CP sir. Myself Chandra Prakash Navik. Basically, I'm a mechanical engineer. I'm preparing for UPSC AIS since 3 years. So और ये मेरा बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियर मैं हूँ और मैं यूपीएससी आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें 3 ईयर से। और टीचिंग में 5-6 साल से करता हूँ। टीचिंग इज माई पैशन। मुझे अच्छा लगता है, प्रोफेशन नहीं है बट पैशन है। मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, बिकॉज आई फील कि जब भी जो मैं टीचिंग करता हूँ वो 2 आवर्स मेरे लाइफ के बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, इन शॉर्ट, राइट। एंड यूनिवर्सिटी टॉपर कॉलेज रहे हैं बस पहले से ही, बचपन से। तो ये मेरे बारे में है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू गाइस। मैं यहाँ पे जो ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। और ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में 19 लोग हैं। अब 19 लोगों का इंट्रोडक्शन लेने के तो आधे घंटे तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग, आई अंडरस्टैंड कि आप सभी बैंक, आप मोस्ट ऑफ और सभी बैंकिंग के लिए ही होंगे और 1-2% एसएससी और सीजीएल के लिए होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन को आई कैन अंडरस्टैंड योर व्हाट यू आई मीन। नाम तो ठीक है बट आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं वो तो समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 ऑफलाइन में बैठे उनसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? आनंद, आदित्य। आपका बैकग्राउंड एजुकेशन बीकॉम, प्रिपेयरिंग फॉर, आप प्रिपेयरिंग फॉर
ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स ऑफलाइन में बैठे हैं, वो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करे, और आई एम श्योर कि यहाँ पे ऑफलाइन में भी जितने ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट्स होंगे, मोस्ट ऑफ दे वर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो मोस्ट ऑफ सभी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। फाइन। सो गाइज यहाँ पे हम करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब भी करंट अफेयर का नाम आता है ना, तो लोगों को बहुत डर लगने लगता है। लोगों को लगता है कि करंट अफेयर इतना कुछ कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे सर, ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है। ये जो आपका डर है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये फियर हर किसी को होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको पता है ना। क्योंकि अगर सामने वाले की कमजोरी और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है, आप उससे डील अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप ये समझ रहे हैं कि वो सर टफ है। आप जानते हैं कि अगर कोई टफ है तो आपसे आपको भी टफ लड़ना पड़ेगा, अगर उससे आप फाइट करना चाहते हैं। तो भाई अगर आपको करंट अफेयर टफ लगता है तो आपको टफ लड़ना पड़ेगा। एक्चुअल में टफ है नहीं, आपका जो आपकी जो ये जो मिथ है, मैं इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा इस पूरे लेक्चर में। तो यहाँ पे देखेंगे जो करंट अफेयर होता है उसको पढ़ना कैसे, ठीक है। हमें जब करंट अफेयर की बात आती है तो हमें लगता है कि पूरा जो कुछ हो रहा है सब पढ़ना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सब नहीं, आता सब करंट अफेयर में ही है जो कुछ हो रहा है। लाइक किसान आंदोलन हो रहा है, एसटी का स्ट्राइक वर्क हो रहा है वर्कर्स का, और जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कभी कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि आपने किसान आंदोलन को जो उनके लॉस थे उसको रिपील क्यों कर दिया, उनको खत्म क्यों कर दिया। ये सब करंट अफेयर की बात है, लेकिन ये सब रिक्वायर्ड तो नहीं है फॉर एग्जाम पर्पस। एग्जाम पर्पस क्या रिक्वायर्ड है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमें कौन कौन सा कितने मंथ का करंट अफेयर करना है। हम करंट अफेयर का कवर करने वाले हैं अक्टूबर का, नवंबर का एंड दिसंबर का, ठीक है। हम 3 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आप बैंकिंग से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आप एसएससी सीजीएल में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, दिस मच इज इनफ। अगर कोई एसएससी से पर्टिकुलर है तो 1-2 महीने का और कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज यहाँ से भी उसके सिलेबस को कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है। नाउ अब करंट अफेयर को कवर करना है तो उसके सिलेबस को देखिए। प्लीज मेक ए बुक ऑफ, आप अपने बुक को बंद कर दें, रिलैक्स, चिल। फर्स्ट क्लास है तो आराम से चीज़ों को समझेंगे पहले, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि सिलेबस क्या होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है सब्जेक्ट को तो आपको पहले सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। हम पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो करंट अफेयर के लिए जो सिलेबस होता है मोर और लेस, उसमें बात की जाती है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, important events, then economic issues, then history, geography, polity, society issues and developments. Then awards, book review, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। मोर और लेस करंट अफेयर का जो आपका सिलेबस होता है वो ये होता है। क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स। यहाँ पे आप ये वर्ड को मार्क करना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ऐसा नहीं कि कहीं 2 मर गए 4 मर गए, वो इंपॉर्टेंट इवेंट कोई बनने वाला नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी कंट्री में तो उतने जाते रहते। इंपॉर्टेंट इवेंट लाइक कि दो देश के बीच में क्या चल रहा है। लाइक अभी करंट में इंडिया चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, यूएसए चाइना का। तो यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर क्या है, वह वो बात। इंडिया पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है, उनकी बात। इनके बीच में कोई पैक्ट हो, कुछ हुआ तो उनकी बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट में आप बोल सकते हैं अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हटा के तालिबान को ला दिया गया,
तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट बन सकता है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है तालिबानी कौन है, उनका क्या है पर्पस, है ना, ऐसी बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज, इसके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज के हम पढ़ेंगे लाइक आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उसने कौन सा ऐसा सिस्टम ला दिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी फास्टर सिस्टम लाया है ना। तो फास्टर सिस्टम क्या है, तो क्यों है, उसका क्या पर्पज है, राइट, ये सारी बातें पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, नेशनल क्या, क्योंकि होम से स्टेट से किसी भी स्टेट लेवल की चीजें हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल का है, तो हमें पढ़ाई भी सेंट्रल लेवल की करनी है। हमें इसमें बिल्कुल भी किसी भी स्टेट स्पेसिफिक नहीं होना, ये बात आप ध्यान में रखें कि दिस गवर्नमेंट, इस स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेसिफिक नहीं होना है। व्हाट द सेंटर इज डूइंग, दिस इज आवर टास्क, हमें उसको पकड़, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, इसमें क्या क्या नए नए डेवलपमेंट हो गए, सोसाइटी में वुमेन्स को लेके कौन से नए रिफॉर्म आ गए, हिस्ट्री में क्या बात हो रही है, ज्योग्राफी में कुछ नया एडवेंचर हुआ है क्या, पॉलिटी में क्या बात हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके इश्यूज को भी देखेंगे और इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके भी देखेंगे। लास्ट में है अवार्ड्स, अवार्ड जो दिए जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिए जाते हैं, और भारत में भी भारत रत्न अवार्ड होता है, खेल रत्न अवार्ड होता है, राजीव गांधी अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, और मिलिट्री अवार्ड्स को दिया जाता है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, है ना। तो आपको इन सब के बारे में जानना है कि ये जो चक्र होते हैं, पद्म जो अवार्ड्स होता है सम्मान के लिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें से बड़ा कौन है, छोटा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मिलिट्री जो अवार्ड होते हैं, शौर्य चक्र, वीर चक्र, डिफरेंस क्या है, क्या इसके मेजर्स है, राइट। साथ ही कुछ बुक्स के रिव्यू, लाइक कि कोई बड़े ऑथर ने कोई नई बुक लॉन्च की, कोई बड़े ऑथर ने कोई नई बुक लॉन्च की, उनके नाम, उस बुक का पर्पस क्या है, वो बुक किसके ऊपर थी, वो बुक किसके ऊपर बनी गई थी, है ना, वो बुक का पर्पस क्या है, ये वो सारी बातें। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज, स्पोर्ट्स से इश्यूज, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इश्यूज तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई बड़े इवेंट्स हुए, इवेंट्स लाइक कि जैसे आप बोल सकते हैं वर्ल्ड मैच हुआ, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो T20 वर्ल्ड कप में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, लाइक वो सऊदी में हुआ, कि जापान में हुआ, कहाँ पे हुआ। अभी अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो यूएई में हुआ, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन और ऐसा बन सकता है कि ये वर्ल्ड कप किसने जीता, उसमें ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा कि किसने कितने छक्के मारे, किसने कितने स्कोर मारे, ये सब हमें लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो हाई लेवल का, कि उसमें कौन जीता और वो कहाँ पे हुआ, दैट्स इट, ठीक है। हमें किसी भी चीज का हाई ऊपर की बातें पकड़नी है, डीप में बैंकिंग और आरबी और एसबीआई वगैरह कभी डीप में जाते नहीं है, इनके जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिक्स को समझना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है, आपको समझ में आया, बातें समझ में आई है। आप इस सिलेबस का फोटो भी ले सकते हैं, चाहिए तो बेटर रहेगा, फोटो ले लो, टाइम भी कम बचेगा, तो ये आप लिख के भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। अगर जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो फोटो ही ले सकते हैं, ऑफलाइन में जो लोग हैं वो लोग भी फोटो ही ले ले, चाहिए तो हम लोग साथ में, मतलब हम लोग फटाफट चीजों को आगे कर लेंगे। तो आपके पास मोबाइल रहेगा तो आप फोटो ले सकते हैं, तो यू कैन टेक। रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी होता है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेंगे, ऑफलाइन वाले को भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगा। फाइन, ओके। उसके बाद लेकिन यहाँ पे आगे चल के कुछ बातें हैं, अगर आप रिकॉर्डेड है, आप डेली अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो समझ में आएगा, डेली सुनेंगे आप तो ठीक है तो थोड़ा बहुत लिखना दे, ओके। तो ये बात होगी। उसके बाद फिर हम अब आते हैं, सिलेबस आपको समझ में आया, ये सिलेबस है, मोर और लेस। वैसे तो कहीं ना कहीं सिलेबस थोड़ा इससे भी ज्यादा है अगर देखने जाए तो, लेकिन बातें मोस्ट ऑफ इसमें से ही कवर हो जाती है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बातों को उतना वैल्यू
मिलता नहीं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि करंट अफेयर पढ़ना कैसे है, ठीक है। अभी हमने सिलेबस देखा, अब हम ये ट्राई करते हैं कि हम जो ये करंट अफेयर है उसको हम पढ़ेंगे कैसे, कवर कैसे करेंगे, क्योंकि एक बेसिक आइडिया तो हमारे पास होना चाहिए ना। तब आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप सो के उठेंगे, लड़ाई तो लड़ने नहीं जाएंगे, आप खुद की प्रिपरेशन तो करेंगे ना। क्योंकि वॉर में जाना मतलब आपको सामने वाले के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना है। तो यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं वॉर जोन नहीं है, एग्जाम एक वॉर जोन ही है, हजारों लोगों के बीच में आपको निकल के आना है, तो एक वॉर जोन ही है। तो वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे अभी हम समझने जा रहे हैं कि करंट अफेयर को कवर कैसे करें, ओके, उसके ऊपर बात करें। ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आपको समझ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझ रहे हैं, बेसिक्स बातें जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, हमने तो अभी लेक्चर स्टार्ट किया है, तो यहाँ से जर्नी तो अभी चालू हो रही है, तो जर्नी अभी लंबी चलेगी। अभी हम बेसिक्स को पकड़ रहे हैं। यहाँ पे हमें पता करना है कि करंट अफेयर पढ़ना कैसे। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ आप प्लस मंथली मैगजीन एक अटैच करो, देन कोई यूट्यूब का रिसोर्स उठा दो, और लास्ट में ये सब जो भी हो एक शॉर्ट नोट होगी आपके पास, शॉर्ट, ठीक है। किसी भी चीज कभी भी करंट अफेयर आपने ऐसे ही पढ़ना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली न्यूज़पेपर का एक कोई पढ़ना है, उसके बाद मंथली मैगजीन पढ़नी है, उसके बाद यूट्यूब की भी रिसोर्स को पढ़ना है, और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि डेली न्यूज़पेपर में कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर में वैसे बहुत जो भी पढ़ना है वो इंग्लिश वाला ही पढ़ना है, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर में वैसे न्यूज़पेपर बहुत है, लाइक आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं, आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप आप लिव मिंट पढ़ सकते हैं, लिव मिंट भी आता है। इसमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अच्छा सर इसमें से अच्छा कौन सा है, बहुत अच्छा कौन सा है? देखो अच्छा बुरा की बात नहीं है, अच्छे बुरे सब कोई इसमें आपने नहीं देखना है, सब अच्छे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिसको पिकअप करें उसको थॉरली आप पढ़ें, ठीक है। अच्छा है बुराई की यहाँ पे बात नहीं है, सिर्फ आप जिसको भी पढ़ेंगे वो अच्छा है, बट आप उसको रेगुलरली पढ़े, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में लाइक आप देखेंगे योजना मैगजीन है, कुरुक्षेत्र है, और एक CSR भी आती है, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स है। आपने अगेन कोई भी एक पिकअप करना है, कौन सा आप सर आप बता दो कौन सा पिकअप करो, कोई रूल इसके लिए कोई ऐसा कोई बाउंडिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आपको जो पिकअप करना है वो पिकअप करो। अगर आप मुझे ज्यादा प्रेस करोगे तो मैं आपको योजना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये भारत सरकार की मैगजीन, इसको भारत सरकार बनाती है। तो भारत सरकार यहाँ में अपने मंथली डेवलपमेंट्स और मंथली बातों को यहाँ पे रखती है, तो आप योजना पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूट्यूब रिसोर्स। तो आपको कोई एक ऐसा यूट्यूब रिसोर्स को भी पकड़ना है कि जो ऐसा रहे, तो मतलब कि आपको एक ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको बेसिक बातें बताए। वैसे न्यूज चैनल तो आज के ज़माने में बहुत है, लाइक TV9 मराठी है, आज तक है, NDTV है, बहुत सारे। लेकिन ये जितने भी न्यूज चैनल है कहीं ना कहीं वो समहाउ थोड़े बहुत किसी न किसी से इंक्लाइन रहते हैं। न्यूट्रलिटी की जो बात होती है, न्यूट्रलिटी में आप अगर आप देखने जाएंगे तो आपको एक एक छोटा सा न्यूज चैनल है, BBC न्यूज हिंदी, BBC न्यूज हिंदी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया का न्यूज चैनल नहीं है, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। ये इनकी ब्रिटिश न्यूज चैनल है, बट इंडिया में इनकी डिमांड पड़ गई तो उन्होंने हिंदी में ओपन कर दिया, अदरवाइज इंग्लिश में। तो आप BBC हिंदी या BBC इंग्लिश किसी एक को भी सब्सक्राइब अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डेली क्या क्या न्यूज, मतलब डेली क्या न्यूज है, ये 2 मिनट में दो मिनट के उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आते हैं, 2 मिनट की वीडियोज आते हैं, ये 2 मिनट में बता देते हैं, वहाँ पे आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका आप शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए। तो सर शॉर्ट नोट कहाँ पे मिले? शॉर्ट नोट देखो, आप ये सब पढ़ते टाइम शॉर्ट नोट आप बना भी सकते हैं, या फिर दूसरा काम, बहुत आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे क्लासेस हैं, जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में बहुत सारे, आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, दुकान पे आप जाएँगे, आपको किसको भी बोलिए भाई मंथली करंट अफेयर दे दो, वो कोई भी दे देगा। आपने किसी भी का भी करंट अफेयर ले लो, जो आपको ईज़ी लगे, जो आपको कम पेजेस का लगे, जो आपको देखने में भी अच्छा लगे, किसी का भी ले लो करंट अफेयर, ठीक है? अच्छाई-बुराई क्लासेस में नहीं है, अच्छाई-बुराई अपने अंदर है पढ़ने की। तो आप अपने को डेवलप करना है, क्लासेस जो दे रहा है सही दे रहा है। आप बस एक बार देख लें, किसका अच्छा है, किसका अच्छे से समझ में आ रहा है वो देख लें। बट पॉइंट ये है कि जिसको एक बार पकड़े ना, तो फिर बार-बार उसको ही, क्योंकि उससे क्या होगा सर, उससे एक बात होगी डियर स्टूडेंट्स, कि आपको उसका पैटर्न समझ में आने लगेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने ये लिवमेंट उठाई, कल इकोनॉमिक टाइम्स उठाई, वो 10 पेज का, वो 18 पेज का, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप रोज़ अगर लिवमेंट उठाते गए ना, आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा कि इस पेज पे यही न्यूज़ आएगी, इस पेज पे यही न्यूज़ आएगी। तो उससे फिर आपको एक क्लैरिटी आने लगेगी कि यार ये न्यूज़ तो फालतू है, करनी नहीं है, ये काम की ये करनी है। तो टाइम सेविंग वहाँ पे बनने लगेगा। आप समझ रहे हैं ना ऑनलाइन में क्या प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं? यस सर। या या तो हमें वो करना है, ठीक है? हमें वो फंडा अपनाना है। आप बीबीसी हिंदी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्लासेस की एक शॉर्ट नोट आप ले सकते हैं। क्लासेस कोई भी होगा, किसी का मैं, क्योंकि बहुत सारे, पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप किसका भी उठा सकते हैं जिसको आपको हैंडल है। क्लियर है? ये 4 कोर्सेज़ हैं आपको करंट अफेयर कवर करना। किसी भी, अगर कोई आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे, बैंकिंग होगा, एसएससी, सीजीएल होगा, जो भी कुछ होगा, ये 4 प्रोसेस है, इसी 4 प्रोसेस के थ्रू आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर किसी के लिए भी कवर करना चाहेंगे, तो आपका करंट अफेयर यहाँ से कवर हो। ये बात क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है? ओके। अब हमने देख लिया कि सर सिलेबस क्या होता है, हमने देख लिया पढ़ना कैसे है, अब हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, राइट? क्योंकि एक बेसिक समझदारी तो हमें होनी चाहिए ना। अब बेसिक समझदारी हमें होगी कि सर सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम सिलेबस को स्टार्ट, ओके। हेलो सर। हाँ प्लीज बोलो। यूट्यूब रिसोर्सेज में सिर्फ न्यूज़ चैनल ही देखना है? न्यूज चैनल देखना है, और अगर आप चाहें नहीं। तो एक चैनल और है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, लाइक द स्टडी लवर वीर। द स्टडी लवर वीर करके एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उस चैनल को भी अगर आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, द स्टडी लवर वीर, ठीक है? तो वो चैनल भी डेली आपको द हिंदू का एनालिसिस देता है, न्यूज़पेपर का एनालिसिस देता है, उनकी नैनो मैगजीन भी आती है 25-30 मिनट की, सो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस। तो आपका डाउट क्लियर हुआ? यस। ओके, फाइन, फाइन। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब हम सिलेबस को देखने के लिए, अब हम सीधा एक टॉपिक उठाते कवर करते हैं, ठीक है? जो मैं फॉलो करता हूँ करंट अफेयर के लिए और जिससे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है civilsdaily.com। civilsdaily.com, ये एक ऐप है, ठीक है? civilsdaily.com इनका iOS, आप ऐप पे जाएंगे, गूगल पे भी, iOS पे भी इसका इनका ऐप मिल जाएगा civilsdaily.com। इस ऐप के थ्रू मैं करंट अफेयर को कवर करता हूँ। ये ऐप की खासियत, ये बहुत अच्छा ऐप है, छोटे-छोटे नोट्स प्रोवाइड करता है, किसी भी इश्यूज़ को डेली करवर करता है। साथ में हर इश्यू का बेसिक बैकग्राउंड बताता है, और उसके साथ उसका स्टैटिक नॉलेज भी देता है, कि जैसे कोई इश्यूज़ बन रहा है, जैसे आरबीआई के रिलेटेड कोई इश्यू बन रहा है, तो पहले बताएगा आरबीआई क्या है, आरबीआई की कितने मेंबर की बॉडी है, तो ये बता देता है। तो उससे हमें बेसिक भी मिल जाता है, करंट भी मिल जा रहा है, और शॉर्ट में मिल जा रहा है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो शायद आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? और इस ऐप में एक फीचर, साइड में आप जाएँगे तो साइड बार दिया है, उसमें एक एक फीचर ऐसा भी है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, लाइक वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबको डिफाइन किया है। अगर आपने महीने भर का सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो आप वहाँ पे हिस्ट्री जाके चूज़ कर लें और अप्लाई कर दिया, तो आपको महीने भर में हिस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हुई और क्या इश्यू बने, आपको हिस्ट्री का याद आएगा। फिर आपको इकोनॉमी का पढ़ना है, इकोनॉमी वहाँ पे जाके साइड बार में जाके इकोनॉमी को अप्लाई कर दें। इकोनॉमी को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो पूरा महीने में क्या इकोनॉमी का इश्यू हुआ,
वो बता देगा। तो आपको वहाँ पे इकोनॉमी में भी मिल जाएगा। तो इस ऐप की एक खासियत है, और छोटे छोटे कंटेंट्स में छोटे छोटे कंटेंट्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, विद पिक्चर व्यू विजुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये समझाया जाता है। तो आपको ये ऐप यूजफुल हो सकता है, आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं। मैं इसी ऐप को रेफर करता हूँ और मैं इसी ऐप से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। जस्ट की जो कंटेंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, आई एम गोइंग टू टीच हियर, राइट, क्लियर है। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो भारत सरकार की स्कीम्स को देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स। अब यहाँ पे देखेंगे, हम हर लेक्चर में मिलेंगे ना, तो 10-10 दिन के करंट अफेयर को कवर करने की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हमें करना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। अक्टूबर का ऑलरेडी करंट अफेयर आ चुका है, नवंबर का भी आज खत्म हो चुका है, दिसंबर ऑन गोइंग है। तो ये दिसंबर में भर हमारी क्लासेस तो चलती रहेंगी। तो दिसंबर होते होते हमारा अक्टूबर शायद कवर हो जाए, नवंबर कवर हो जाए, तो दिसंबर का भी हम साथ में करेंगे। तो ये 3 महीने के क्लासेस, 3 महीने के करंट अफेयर को करने वाले। हर लेक्चर में हम 10-10 दिन, जरूरी नहीं है कि 10 दिन, लेकिन 10 से 10, मिनिमम 10 दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे, कभी कभी 15 भी हो सकता है, वो सब उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि 1 से 10 अक्टूबर के बीच में क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, तो उसको हम कवर करने की बात, ओके। यहाँ पे पहली स्कीम देखेंगे, स्कीम है डिगी सक्षम इनिशिएटिव। ये स्कीम है, ठीक है। अगर आप डीगी को ऐसा इसको ब्रेक करेंगे, तो डीगी का मतलब होता है एक्चुअली डिजिटल। सक्षम, सक्षम मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, बोलते हैं ना, आपको सक्षम बनाया जाएगा, मतलब आपको कैपेबल बनाया जाएगा, राइट, आपको कैपेबल बनाया जाएगा। इनिशिएटिव मतलब आप जानते हो। किसी स्कीम को आपको जब पढ़ना होगा, जब कोई भी स्कीम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको सिर्फ दो बातें पढ़नी, दो बातें। पहला, नेम ऑफ मिनिस्ट्री, वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। दूसरा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। बस दो चीजें पढ़नी है। बाकी उसमें रामायण गाथा गाथा बहुत है, बट उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़ना है कि ये मिनिस्ट्री को, इस स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, पहला। और दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि किस पर्पज के लिए बनाई गई है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, आपने यही दोनों मिनिस्ट्री को, यही दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसके बारे में आते हैं, डिजिटल कैपेबल मतलब डीजी सक्षम के बारे में आते हैं। तो ये क्या है, देखो, डीजी सक्षम एक ऐसी इनिशिएटिव है। सभी को, ऑनलाइन वाले को आवाज आ रही है, सभी को सुनाई दे रहा है, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चेयर है, तो मैं चेयर के ऊपर हाथ रखा तो शायद मेरा हेड नीचे हो जाए, बट आपको आवाज आएगी। डीजी सक्षम इनिशिएटिव, माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो, जैसे कि आपने देखा कि कोरोना के, बिकॉज ऑफ कोरोना, बहुत सारे इंडिया के अर्बन और रूरल बहुत सारे यूथ की जॉब चली गई, ठीक है, इनकी जॉब्स लॉस हो गई। तो अब सरकार, अब अनएम्प्लॉयड हो गई है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं, तो सरकार ने इनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, सरकार इस स्कीम के थ्रू डिग्री सक्षम करके एक पोर्टल बनाएगी। उस पोर्टल पे क्या करेगी, उस पोर्टल पे क्या करना है, उस पोर्टल पे जाके इंडिया के यूथ को, जो पढ़े लिखे हैं, बीए है, बीकॉम है, ग्रेजुएशन, उनको जाके रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। और जो 10वीं 12वीं उनको, तो वो जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सरकार उनको 100 दिन की ट्रेनिंग देगी, जॉब नहीं देने वाली है। क्योंकि सरकार का काम है आपको कैपेबल बनाना, क्योंकि आपके अंदर, कहते हैं ना, अगर नॉलेज है, कहते हैं ना, अगर समझदारी है तो पैसा तो झक मार के आएगा। 3 इडियट को डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है,
इडियट का डॉलर कौन सा है? सक्सेस। सक्सेस क्या करता है? नॉलेज है तो सक्सेस क्या बोलता है सब, है ना? तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो डेफिनेटली आप कहीं भी जाएंगे सक्सेस हो जाएंगे। कैपेसिटी इन द सेंस आप कैपेबल है तो, राइट? तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? सरकार आपको कैपेबल है। सरकार क्या करेगी? आप बीए हैं, बीकॉम है, सरकार आपको हायर इंस्टीट्यूट्स में आपको हायर लोगों के साथ रखेगी 100 दिन तक। आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि आपने बीए में लाइक, अगर कोई बीकॉम है तो अकाउंटेंसी, और उसमें और उसको डीप में पढ़ाया जाएगा। उनको बड़े लोगों के साथ रखा जाएगा, उनको कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कंपनी कैसे चलती है, आपका काम क्या होता है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। कोई आईटीआई करके आया मशीनिस्ट के बारे में, तो सरकार किसी अपने रेलवे लोको शॉप में डाल देगी, वहाँ पे उनको सिखाएगी मशीन क्या होती है, मशीन कैसे चलाई जाती है, वर्कशॉप के बारे में एंड ऑल। कोई अगर कोई हमारी माताएं बहनें कोई अगर सिलाई मशीन सीख रही है, सही से नहीं सीख पा रही है, तो सरकार उनको ऐसी कंपनी में डाल देगी जहाँ पे सिलाई मशीन होगी, ऐसे लोगों के अंडर में डाल देगी जो सिखा देंगे। 100 दिन तो बहुत होते हैं सीखने सिखाने के लिए, टैक्सिंग। 100 दिन के अंदर जब आप सीख के निकलेंगे ना, तो सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है? सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी। आप जिस फील्ड से भी सीखेंगे ना, सरकार आपको उस फील्ड से सर्टिफिकेट देगी। अब वो सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो अब सर्टिफिकेट सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब वो सर्टिफिकेट मिल गया और आपने सीख लिया है, तो आपका अपग्रेडेशन हो गया कि नहीं हो गया, है ना? फिर अब उसके बाद आप किसी जगह पे अप्लाई करेंगे इनके जॉब के लिए, तो ये बात तो क्लियर है कि अगर 4 लोग होंगे और उसमें से सिर्फ आप एक ऐसे हैं जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है और उन्होंने अप्रेंटिसशिप की 100 डेज, तो क्लियर है कि सामने वाला आपको रिक्रूट करेगा पहले, क्योंकि आप कैपेबल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू चारों से, आपका रिक्रूटमेंट पहले ही हो जाएगा, राइट? तो ये सरकार की स्कीम सही है कि नहीं? सरकार यूथ को एम्पावर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? आप बताएं, कर पा रही है कि नहीं? ऑनलाइन वाले, यस सर। है ना? कंसेप्ट आपको समझ में आया? क्योंकि आप सभी समझे। लास्ट में मैं लेक्चर के लास्ट में मैं Q&A सेशन दूंगा, मैं वहाँ पे पूछूंगा आपसे कि मैंने जिस स्कीम के बारे में बात की वो एक्चुअली क्या है। तो सभी ध्यान से पढ़ें। तो बात समझ में आई क्या करने वाली? इस स्कीम के थ्रू भारत सरकार इंडिया के अर्बन और रूरल यूथ को ट्रेन करें 100 डेज पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा। ट्रेन होने के बाद भारत सरकार आपको एक सर्टिफिकेट पाओ, वो सर्टिफिकेट लेके आप जब भी इंटरव्यू को जाएंगे, सामने वाला आपको भारत को देगा एंड यू विल गेट अ जॉब। आपको जॉब मिल गई, भारत सरकार का काम था आपको जॉब दिलाना, भारत सरकार ने आपको जॉब दिलाना। यहाँ पे आप देखेंगे इस स्कीम में भारत सरकार आपको जॉब दे रही है क्या? नहीं, आपको क्या कर रही है? कैपेबल बना रही है, क्योंकि अगर आप कैपेबल हो गए तो जॉब तो आपको मिल गई। इस स्कीम के थ्रू भारत सरकार लोगों को क्या बना रही है? सक्षम कर रही है, डिजिटली सक्षम कर रही है। कंसेप्ट समझ में आया? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? अब आते हैं मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? पहला ये हो गया मिनिस्ट्री के अंदर। देखो, जो स्कीम है ना, उसी से रिलेटेड उसकी मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री का एक पर्टिकुलर काम होता है। अब एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ये सब काम नहीं करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब काम नहीं करेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री ये सब काम नहीं करेगी, क्योंकि डिफेंस को डिफेंस करती है। अब देखेंगे ये क्या बात की, यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही कि नहीं? लेबर है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री यूज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्ट्री यूज की गई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो वही है, लेबर की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आई? क्लियर है? कुछ डाउट है? अगर पूछूंगा बाद में तो बताओ दोगे आपको, ठीक है? मिनिस्ट्री कौन सी है? ऑनलाइन भी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया ये क्यों बनाया गया? टू कैपेबल और टू एम्पावर द इंडियन रूरल और अर्बन यूथ फॉर देयर फ्यूचर जॉब्स। क्लियर है? डन? हेलो सर। आगे बढ़े? हेलो सर। हाँ बोलो। ये फ्रेशर के लिए नहीं है, जिनका जॉब गया है या ऐसा कुछ नहीं, फ्रेशर्स के लिए भी है,
फ्रेशर्स के लिए भी, फ्रेशर्स के लिए भी, तो बहुत के लिए, सभी के So लिए। ये मिनिस्ट्री लेबर ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड। ओके, क्लियर है? So both can apply. बोथ कैन अप्लाई, whether you are fresher, whether you are job loser. ओके Yes. ओके, तो हम आगे बढ़े। पहली स्कीम समझ में आ गई, आपको भी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा तो वहाँ पे चीजें। चलो अब दूसरी स्कीम को पढ़ने की। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें कौन सी पढ़नी है बताओ? नेम ऑफ मिनिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव। नेम ऑफ मिनिस्ट्री एंड देयर ऑब्जेक्टिव, है ना, ये चीज आप क्लियर रखिए। अब दूसरे स्कीम को पढ़ते हैं। दूसरे स्कीम भारत सरकार की आई, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ब्रैकेट में बोले तो NDH, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पढ़ना क्या है? दो चीज, ऑब्जेक्टिव एंड मिनिस्ट्री। पहले ऑब्जेक्टिव को समझिए। यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जो भी मिनिस्ट्री जो भी नई पॉलिसी लाती है, नया कानून लाती है, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है। नेशनल मतलब आप जानते हैं, हेल्थ मतलब भी आप जानते हैं, मिशन मतलब भी आप भी जानते हैं, डिजिटल मतलब भी आप जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पे लोगों को डिजिटली प्रोवाइड करने की बात है। यही इस मिशन का कीवर्ड, डिजिटल प्रोवाइडेशन। अब डिजिटली का क्या प्रोवाइड किया जाएगा? डिजिटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा डेटा रिकॉर्ड्स। ये पूरी बात क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, आप समझोगे। आई एम गोइंग टू यहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्कीम। स्कीम को मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको समझेंगे कि इसमें पूरी बात क्या कहेगी। देखो यहाँ पर जो भी बहुत सारे लोग हैं, सभी को बीमारियां तो होती रहती है ना। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में लोग बीमार होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब 22, 23, 25 में तो सभी चल रहे हैं, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको 15 साल में सपोज आपको जॉन्डिस हुआ, तो डॉक्टर ने आपको बोला आप सोनोग्राफी करा लो और ब्लड टेस्ट करा लो। आपने 15 साल की उम्र में, मतलब आज से 4 साल पहले आपने सोनोग्राफी कराई थी और ब्लड टेस्ट भी कराया। आपको 18 साल के हुए, आप 15 साल की उम्र में आपने कराई थी, 18 साल की उम्र में आपको जाके पीलिया हो, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, तो आपने बोला डॉक्टर साहब मुझे पीलिया हो गया। तो डॉक्टर ने बोले काम करो, पहले ब्लड टेस्ट करो और फिर सोनोग्राफी कराओ। अब 3 साल पहले तो आपने कराई थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास रहा नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिकॉर्ड रखते भी नहीं है इंडिया, आपको पता है ना, हम स्लिप वगैरह कहाँ रखते हैं अपने पास। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैंने 3 साल पहले तो कराया था सोनोग्राफी, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहा, वो किधर चला गया पता नहीं। तो डॉक्टर बोलेंगे भाई फिर से कराओ। तो आपने कराया, ठीक है, 18 साल में फिर से कितना, अगर आप 15 साल के जब भी थे तभी ये दोनों का खर्चा 4,000 गया था। अब 18 साल में ये खर्चा 6,000 जाने वाला, महंगाई बढ़ गई। आपका पैसा लॉस हुआ, टाइम भी लॉस हुआ, क्योंकि कराने के बाद 3 दिन में उसका रिजल्ट आएगा, तो टाइम भी गया। अब आप 21 साल के हो, 21 साल में आपको मलेरिया हो गया, पहले जॉन्डिस हुआ, फिर पीलिया हुआ, फिर मलेरिया हो गया। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से बोला भाई एक काम करो तुम ब्लड टेस्ट कराओ, सोनोग्राफी कराओ और ये भी टेस्ट कराओ। अब फिर से आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैंने 18 साल में कराया तो था, लेकिन उसका रिकॉर्ड ना, दिवाली में क्या घर साफ कर रहे थे तो वो भी साफ हो, या फिर गणपति में घर साफ कर रहे तो रिकॉर्ड है नहीं। ये हो क्या रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके पास रिकॉर्ड ना होने की वजह से आप एक ही चीज को बार बार करा रहे हैं, सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी जल्दी चेंज नहीं होती है, नॉर्मली 15-20 साल में अगर एक बार आप निकाल दे तो आपकी बॉडी का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो वही रहता है।
बट आपके पास आपके रिकॉर्ड्स आप रखते नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट आप हर 3 साल में अगर बीमार होते तो हर 3 साल में आप पैसा भी दे रहे, टाइम भी बर्बाद, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहा। रिजल्ट हर बार तीनों सोनोग्राफी का यही है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं सब कुछ क्लियर है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। तो आप 4,000 दे के सोनोग्राफी, 2,000 दे के सोनोग्राफी करा रहे हैं और फिर टाइम भी लग रहा है। उसी की जगह पे उसी को हटाने के लिए भारत सरकार आपको क्या करने वाली है? भारत सरकार आपको एक डिजिटल चिप प्रोवाइड करेगी। लाइक सभी के पास एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड के जैसा आपको एक चिप प्रोवाइड करेगी। यू कैन से कि मिनी एटीएम कार्ड प्रोवाइड करेगी। किसके लिए? फॉर हेल्थ। आप क्या करेंगे? अब देखो, वो रिकॉर्ड ना होने की वजह से दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है। आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बार बार सोनोग्राफी करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, आपका पैसा जा रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है, आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डॉक्टर के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर वो रिकॉर्ड आपके पास होता तो डॉक्टर फटाफट वो रिकॉर्ड चेक करके आप बता देता कि हाँ भाई तुमने पहले कराया, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर को समझने में भी बहुत इजी हो जाता ना कि तुमको पहले ये प्रॉब्लम हुआ था तो आज ऐसा प्रॉब्लम निकल के आया। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो भी बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती है ना? आपने देखा होगा कि कल सर्दी हुई तो फिर आज खांसी हो जाती है, फिर परसों जाके बुखार भी आने लगता है, ताप भी आने लगता है। कहीं ना कहीं सबका एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमें नहीं समझेगा बट डॉक्टर को तो समझ जाएगा। तो डॉक्टर को तो बहुत इजी हो जाता दवा देने में अगर आपके पास रिकॉर्ड रहता तो। लेकिन रिकॉर्ड ना होने की वजह से डॉक्टर समझ नहीं पाया। लेकिन ये चिप जब भारत सरकार ये एटीएम कार्ड आपको प्रोवाइड करेगी डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए, तो फिर अब इसमें क्या होगा? आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उस डॉक्टर के पास आप पहले जाके एंट्री कराएंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा? लाइक शुभम कुमार, नेम ऑफ पेशेंट, डिसीज, ब्लड एंड शुगर, इनको मैंने ये डोज दिया, इस डेट को आए, इंटर, रिकॉर्ड चिप में सेव हो गया। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर 2 साल बाद फिर से शुभम बीमार पड़ गए, शुभम फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरा डॉक्टर चिप डालेगा, उसको पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा कि शुभम को कितनी बीमारी है, कितने कितने टाइम पे कौन कौन सी बीमारी हो रही है। तो डॉक्टर को समझने में, पढ़ने में शुभम को इजी हो गया कि नहीं? डॉक्टर को समझ में आ जाएगा, अरे यार शुभम का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको यूजुअल खांसी होती रहती है, इसको जनरली सर्दी होती रहती है, इसका पेट जनरली खराब होते रहता है या कभी कभी। डॉक्टर को समझ में आया तो डॉक्टर अच्छी दवा भी दे देगा। एक 10 मिनट, डॉक्टर आपको दवा भी दे सकता है अच्छी, है ना? आपको डॉक्टर अच्छी दवा भी दे देगा और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। और आपको कोई अलग से नई सोनोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है और कुछ नया आपको ना कुछ ब्लड टेस्ट कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो आपका भी काम हो गया, डॉक्टर का भी काम हो गया, और आप ऊपर से आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। तो ये अच्छा काम है कि नहीं भारत सरकार? तो भारत सरकार क्या कर रही है? लोगों को डिजिटली एम्पावर कर रही है इन हेल्थ में। समझ में आई? अब ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब आते हैं मिनिस्ट्री के ऊपर। ये मिनिस्ट्री किसके अंदर होगी बताएंगे सर? इससे बेसिक क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया हर मिनिस्ट्री पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। अब ये बात किसकी हो रही है? हेल्थ की। हेल्थ, तो इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आप लोग यस, आप सही बोल रहे हो। ऑनलाइन मैं आपकी बात सुन गया, यू आर राइट। आप ऑफलाइन वाले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नो डाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आएगा, है ना? तो इसके अंदर कोई ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आएगा। बातें क्लियर है? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? कोई डाउट है? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? ऑनलाइन यस सर। Yes, सभी को sir. सभी को क्लियर है? समझ में आया? सर इस कार्ड को क्या बोलते हैं जो स्कीम के अंडर मिलता है? उसको हम एक चिप बोल सकते हैं डियर, उससे ज्यादा कुछ नहीं कि वो एक सिम कार्ड लाइक है। एक आप इसको बोल सकते हैं हेल्थ कार्ड। अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप उसको हेल्थ कार्ड बोल सकते हैं। ठीक है? सर ये डेटा वेबसाइट पे डॉक्टर इंटर करेगा कि पेशेंट को इंटर करना पड़ेगा? नहीं, डॉक्टर इंटर करेगा। क्योंकि मशीन डॉक्टर के पास होगी, क्योंकि वो काम डॉक्टर का है। हर डॉक्टर अपना नाम भी लिखेगा
कि चेक बाय डॉक्टर संजय कुमार, चेक बाय डॉक्टर एक्सवाइजेड। तो डॉक्टर अपना डॉक्टर एंट्री करेगा और डॉक्टर ये लिखेगा कि ये पेशेंट हमारे इस दिन यहाँ पे इस टाइम पे विजिट किए थे, इनको ये बीमारी है, मैंने उनको ये दवा दी, फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड इंटैक्ट सेव। क्लियर हुआ? यस सर। और किसी को कुछ डाउट्स है बताएंगे प्लीज, अगर डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके, आप लोगों को भी क्लियर है? डन। हमने 2 स्कीम पढ़ ली, अब आते हैं तीसरी स्कीम। तीसरी स्कीम ये है, देखेंगे आप। ऑनलाइन सभी को दिख रहा है? आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? सर राइट साइड का पूरा नहीं दिख रहा है, आपके राइट साइड का। जस्ट नाउ यस सर, डन। ओके फाइन। मिड डे मील हो गया, पीडीएफ हो गया, उसके बाद इसके निकाल देना। यहाँ पे और देखेंगे, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है? इंडिया थोड़ा उल्टा सीधा बन सकता है, आप हमारी भावना को समझ लेंगे, ठीक है? दिस इज इंडिया। स्कीम क्या है? पढ़ के सुनाए, क्या बात हो रही है? ऑनलाइन वाले भी बताए, बात क्या हो रही है? मिड डे मील की। नहीं, मिड डे मील तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर बात हो रही है सिस्टम इन इंडिया। इंडिया, ठीक है? अब ये क्या है सर, क्यों है सर, ये हम देखेंगे। देखो, बेसिक्स में इससे समझने की कोशिश करो। बेसिक ये है, आपके घर का खर्चा है 50 रुपए, ठीक है? समझो बेसिक्स, आपके घर का खर्चा है 50 रुपए और आप कमा रहे हैं 80 रुपए। your home expenditure is 50 rupees and you are earning 80 rupees। लेकिन उसके बाद भी आप आपके घर का खर्चा चल नहीं पा, जबकि है 50 रुपए खर्चा और कमा रहे 80। वैसे तो चल जाना चाहिए, उल्टा 30 रुपए सेव भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ योर, आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है ना? आपको सैलरी मिल रही है तो आप उसको फालतू पैसे आप जगह पे उड़ा दे रहे हैं, राइट? आप उसको फालतू जगह पे खर्चा कर दे रहे हैं। 2 दिन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और तीसरे दिन जाके किसी टपरी पे 5 रुपए की चाय पी रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप रेगुलरली आप एक नॉर्मल होटल में जाए, कुंज बिहार में जाए, लाइक अगर आप पिज्जा बर्गर की जगह पे जाते हैं तो इसमें क्लियर है कि आप 150 दे के आने वाले, मोर देन 150 200 दे के आने वाले। बट अगर आपको भूखी लगी तो आप कुंज बिहार का भी वड़ा पाव खा सकते हैं यार, 20-22 रुपए का, कोई पेट भर सकता है। लेकिन नहीं,
2 दिन रईसी रहेगी, बाद में गरीबी आ जाएगी, तो वो क्यों करना? ये इससे अच्छा है कि आप एक न्यूट्रल अप्रोच को रखें। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पैसे के मैनेजमेंट में। अदरवाइज जितना आपका खर्चा उससे ज़्यादा आप कमाएं। यही सेम चीज भारत सरकार करती है। फूड सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे देश में अनाज की पैदावार की। अब देखेंगे हमारे देश को अनाज चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमें चाहिए 100 किलो राइस और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 150 केजी राइस। तो सर बात तो सही है, 100 चाहिए, 150 प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर इस देश का कोई भी गरीब सोना नहीं चाहिए भूखा, इस देश में सभी को अनाज मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। जबकि जितनी हमारा एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 किलो की जरूरत है, प्रोड्यूस 150 किलो कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय भी हम लोगों की जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे। लोग भूखे मरते जाते हैं, लोग को अनाज नहीं मिलता, नहीं गेहूं नहीं मिलते, चावल नहीं मिलते, राइस नहीं मिलते। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम सरकार की मैनेजमेंट में है कि नहीं? ये प्रॉब्लम सरकार की मैनेजमेंट में है। इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, पॉलिटिशियंस वहाँ पे अपने हाथ जमा देते हैं, तो सरकार की मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, राइट? अब आपको समझ में आई है कि ये कहीं ना कहीं एक आयरनरी है ना, कि जरूरत से जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को दे नहीं पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये बुराई ही है। अब सरकार उस बुराई को, अब ये आयरनरी है तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सरकार को भी ये बात समझ में आई, सरकार ने ये बात समझा कि हम 80 यार हमारी जरूरत है 50, प्रोड्यूस कर रहे हैं 80, लेकिन लोगों को पहुंच नहीं पा रही। तो सरकार ने थोड़ा काम करना चालू किया। अच्छा, जब लोगों को सही खाना नहीं मिल पा रहा है, सही फूड नहीं मिल पा रहा है, तो और प्रॉब्लम क्या हो रही है? उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है देखेंगे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। उससे हंगर बढ़ रहा है, उससे स्टंटिंग बढ़ रही है, उससे डीग्रोथ हो रहा है बच्चे लोगों का। अभी सब बातें क्या देखो, हंगर मतलब होता है भूखमरी, स्टंटिंग मतलब होता है हाइट का न बढ़ना, डीग्रोथ मतलब होता है कोई बच्चा पैदा हो गया उसका ब्रेन ना बढ़ना, उसका सिस्टम उसका कैपेबल नहीं होना। ये बातें क्या है देखो, जब भी माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस किसी भी बच्चे को कम से कम 1 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए। माँ का दूध पीने से उसका सिस्टम तेजी से बढ़ने लगता है, और जब माँ का दूध उसको मिलता है तो उसका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहता है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज की माताओं को दूध होता ही नहीं है। क्यों? अब माँ को दूध कब होगा? जब माँ अच्छा खाएगी, लाइक फूड खाएगी, मम्मी फूड खाएगी, मम्मी कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाएगी, तो मम्मी को माँ को दूध होगा। आज की मम्मी फूड खाती नहीं है, आज की मम्मी मैकडोनल्ड्स खाती है, मैकडोनल्ड्स का पिज्जा खाएगी। अब मैकडोनल्ड्स का पिज्जा खा के हम दूध प्रोड्यूस नहीं करते, है ना? तो फिर मम्मी क्या करती है, फिर मम्मी पॉकेट का बाहर का दूध लेके आती है और बाहर का दूध पिलाती है, पॉकेट वाला थैली वाला। बाहर का जो थैली का दूध आता है वो सिर्फ वो पानी ही रहता है, नाम के लिए दूध है, उससे सिर्फ चाय बनाई जा सकती है, पिए उसको पी नहीं सकते, है ना? क्योंकि अगर आपने गांव में कभी देखा होगा, गांव का जो दूध होता है इतना गाढ़ा होता है कि आप उसको हाथ में ले ले तो चिपक जाता है। यहाँ का दूध तो दूध पानी होता है, क्या होता है समझ में नहीं आता, पूरा पानी जैसे ही है। आई होप ऑनलाइन वाले मेरी बात को समझ पाते रहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मम्मी वो दूध बच्चों को पिलाती है, वो दूध बच्चे के दिमाग को जाता नहीं है, ना उसको अच्छा लगता है, ना वो पीता है, और जो पीता है उससे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर यही कमी आने लगती है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो जाता है, किसी का कुछ हाथ ऐसा हो जाएगा, पैर ऐसा हो जाएगा, माइग्रेन का इशू होने लगता है, ये सब इशू होने लगता है। अब ये सब इशू के पीछे रीजन क्या है? रीजन बच्चा नहीं है, रीजन वो माँ है, जिसको सही से खाना नहीं मिला, क्योंकि वो बच्चा माँ से जुड़ा था, और बच्चा बचपन में तो दाल चावल खा नहीं सकता था, वो जिया था माँ के दूध के ऊपर। माँ वो दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाई, वो बच्चे का वो ग्रोथ हो नहीं। अब उसमें भी रीजन गलती माँ की नहीं है, गलती सरकार की, क्योंकि वो माँ भी इस देश की माता है। सरकार का ये
ये ना, अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, सरकार का एक कर्तव्य होता है कि इस देश में रहने वाले हर एक लोगों को प्रोटेक्शन सेफ्टी दे, ठीक है। तो सरकार जैसे अभी सिटी में को जो मुंबई में रहते हैं तो नो डाउट वो कैपेबल है, उनके घर पे उनके हस्बैंड है, उनकी मदर है, उनके ग्रैंडपा है, उनके फादर इन लॉ है, जॉब करते हैं, उनके पास पैसा है। लेकिन गाँव के गरीब के पास ये बातें नहीं है ना, गाँव का गरीब नहीं ऐसा कर पाएगा। गाँव की माताएं हैं, गाँव की जो बहनें हमारी हैं, उनको तो इसकी जरूरत है, उनको तो सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। अब उनको नहीं मिलता है, फिर उनके बच्चे ऐसे फिर डिग्रोथ हो जाता है, माइग्रेन का इश्यू बचपन से आ जाता है, ये सब इश्यू आ जाता है, राइट। तो अब ये फूड सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से ये सब बीमारी हो रही है, और वो बच्चा देश की हमारे हमारे देश का एसेट है, हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स है। अब रिसोर्स ही जब खराब होगा तो देश हमारा तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर भारत सरकार ने इन सब चीजों को हटाने के लिए 2 स्टेप उठाए। भारत सरकार को प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब भारत सरकार ने 2 स्टेप उठाए। पहला स्टेप उठाया मिड डे मील, दूसरा स्टेप उठाया पीटीएस। अब ये दोनों क्या है समझते। मिड डे मील, मिड डे मतलब होता है दोपहर, मील मतलब होता है खाना, मतलब दोपहर का खाना। अब ये दोपहर का खाना किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा देखेंगे। अगर इस जितने भी इंडिया भारत सरकार की आंगनवाड़ी है, जितने भी सरकारी स्कूल है, वहां पे दोपहर का खाना मिलता है, आप सभी को पता होगा। उसी को कहा गया मिड डे मील स्कीम। उस स्कीम के थ्रू क्या हुआ, देखो आप भी जानते हैं, गांव में बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े कम इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टेड ना होने का रीजन ये भी होता है कि गांव के माँ बाप उतने समझदार भी नहीं होते, वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं करते। तो वो फिर बोलते ठीक है, नहीं भी पढ़ेगा तो भी चल जाएगा, आम्ही शेती केलं तू पण शेतीच कर, असं त्यांचं मन मान्य असतं। पण अब उसमें दोपहर का खाना मिलने लगा। अब दोपहर का खाना मिलने लगा तो माँ बाप बोलते थे जाऊ दे, तुला अभ्यास करायचा तर नको करू, पण जा दुपारचं जेवण तर कधी करून ये, है ना। तो बच्चा दोपहर का खाना खाने के लिए टिफिन लेके जाता है। अब आप एक इससे सिंपल साइकोलॉजी, अगर वो बच्चा रोज खाना खाने के लिए भी स्कूल में जाएगा ना कभी तो उसका मन करेगा पढ़ने का। अगर 10 दिन जाएगा, अगर उसके टीचर स्कूल के जो पढ़ा रहे हैं तो वो बातें को सुनेगा तो एक दिन सोचेगा चलो यार सर रोज पढ़ाते रहते ABCD क ख ग घ जो भी है, तो चलो आज पढ़ ही लेते हैं, है ना। क्योंकि जाएगा रोज खाना खाने, तो मन तो उसका करेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन, स्कूल तो सालों साल चलते हैं, चलते ही रहते हैं। तो उसका मन करने लगेगा कि नहीं, उससे उसकी पढ़ाई होने लगेगी नहीं। तो सरकार का दोनों काम हो जाएगा इससे। पहली बात, और जो खाना बन रहा है वो बहुत पौष्टिक बन रहा है। उसमें मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। कभी कभी लोग बच्चों को पोहा खिलाया जाता है, कभी कभी उनको उपमा खिलाया जाता है, देसी और एकदम नेचुरल, कोई भी बाहर का मिक्सचर नहीं। क्योंकि मैंने वो खुद खाना कभी खा के देखा है, मैं खुद चेक करने गया हूँ। तो इंस्पेक्शन मुंह में ऑफिसर्स आते हैं, वो खुद चेक करते हैं ये बच्चे, क्योंकि बच्चा है, अगर उसको थोड़ा भी ऊपर नीचे करके खिलाया गया तो वो खराब, पेट खराब हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जो यूथ होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है, बट बच्चा तो नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छा खिलाना, तो जो भी होता था बहुत अच्छा होता था बच्चे की ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो अच्छा अच्छा खाना बच्चों को मिलने लगा, तो बच्चा खाना खाते खाते पढ़ाई में भी उसका मन लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत सरकार का दोनों काम हो गया। भारत सरकार बच्चे को पढ़ाने भी लग गई, वो बच्चा स्कूल आने लगा, उसका भी होने लगा, और उसको पौष्टिक आहार मिलने लगा तो उसका ग्रोथ भी बढ़ने लगा। भारत सरकार का काम हो गया। माँ बाप का भी काम हल्का हो गया, बच्चे को दोपहर का खाना मिलने लगा, माँ बाप भेजने लगे, और माँ बाप को भी लगने लगा चलो भाई बच्चा पढ़ लिखने, अगर वो पढ़ाई कर ही रहा है तो उसको पढ़ा भी देंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई, राइट। तो मिड डे मील स्कीम ये थी। आपको समझ में आई मिड डे मील स्कीम क्या कंसेप्ट है, क्यों खोली गई, क्या पर्पज है, समझ में आया? अगर नहीं समझा तो प्लीज समझ में आ गई, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ में आया मिड डे मील का स्कीम कंसेप्ट? यस सर। किसी को इसमें डाउट नहीं है? नो। डाउट नहीं, ओके फाइन। अब दूसरी स्कीम को समझते, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नथिंग बट द PDS। अब ये क्या है सर, ये स्कीम क्या है, देखो हमारे देश के किसान, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास है, लेकिन भारत सरकार लोगों को दे नहीं पा रही है ना। तो उन्होंने ना
उसके लिए उन्होंने एक एक कदम उठाया कि बच्चों को मिड डे मील में खाना खिलाएंगे, तो एक कदम उठाया। दूसरा कदम उन्होंने उठाया पीडीएस में। अब स्कूल में तो बच्चे ही जाएंगे, चाचा तो जाएंगे नहीं, पापा तो जाएंगे नहीं, मम्मी तो जाएगी नहीं। तो भारत सरकार का कर्तव्य सिर्फ बच्चों को संभालना नहीं है। भारत सरकार के लिए तो ये परिवार पूरा, ये देश पूरा कुटुंब है, परिवार है। उनका कर्तव्य तो इस देश का हर एक बड़ा हो, बुजुर्ग हो, चाचा हो, नानी हो, काकी हो, ताऊ हो, दादा हो, सभी की रक्षा, सभी के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो अब उनको कैसे संवारा जाए? मम्मी पापा, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कैसे फूड सफिशिएंट किया जाए? तो अब उसके लिए भारत सरकार ने दूसरी स्कीम लाई। प्रॉब्लम यही हो रहा था कि फूड तो बहुत है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। बच्चों तक तो भारत सरकार ने पहुंच दिया, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है भाई? क्योंकि बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाता है बिचौलिए, एजेंट, दलाल जिनको कहा जाता है, वो खा जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने पीडीएस सिस्टम को चालू किया। ये पीडीएस सिस्टम क्या पता है? आप सभी जानते हैं। दिस इज नथिंग बट द राशन कार्ड सिस्टम। राशन कार्ड सिस्टम, ठीक है। राशन कार्ड की दुकान, ठीक है। भारत सरकार ने बोला कि जो गरीब है उनको हम तो डायरेक्ट गेहूं चावल तो दे नहीं सकते। उसके लिए भारत सरकार ने जगह जगह पे लोकल एरियाज में राशन कार्ड खोले, राशन कार्ड की दुकानें। भारत सरकार ने बोला सभी का राशन कार्ड बनाया जाएगा और मेंबर के हिसाब से सभी को जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा। आपने देखा होगा राशन कार्ड के लास्ट में आपके घर के मेंबर का नाम लिखा होता है और उसी के बेस पे आपको चावल गेहूं मिलता है। अगर अगर सपोज एक पर्सन के पीछे 3 किलो गेहूं मिलता है, 5 लोगों का नाम है तो 15 मिलेगा। किसी के मेंबर में 7 है तो उनको 21 में मिल जाएगा, है ना। सभी को एक जैसा नहीं मिलता है। अब आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि सभी को जैसा नहीं मिलता, आप लोग जानते भी होंगे। अगर किसी घर में 8 नाम है तो उनको 24 मिलेगा, 5 है तो 15 मिलेगा, जो रूल कम ज्यादा मिलता है। तो मेंबर के हिसाब से दिया जाता है। तो भारत सरकार ने राशन कार्ड की दुकानें खोली, सभी का राशन कार्ड बनवाया और वहाँ पे आपने फिर भारत सरकार ने वहाँ से लोगों को फूड सप्लाई देना चालू किया। वहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी मेंबर होते हैं उनको हर महीने 20 किलो चावल, 15 किलो गेहूं, कभी कभी दाल, कभी कभी शक्कर, कभी कभी चना, चेंजेस होते रहता है और ये मिलते रहता है। गेहूं चावल तो फिक्स मिलता है और दाल चने उड़द में कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी आपको 2 किलो चना मिल जाता है, कभी कभी उसको अरहर की दाल मिल जाती है, कभी कभी शक्कर मिल जाती है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ, इस बात को सभी प्रेडिक्ट और एज्यूम कर पा रहे कि नहीं? अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे कि नहीं? ओके, तो ये बात होती है। अब भारत सरकार ने जब ये कदम उठाया, देखो मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं उनको जरूरत नहीं है, शायद हमारे आपके जैसे लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा है। आपको आप बोलेंगे नहीं यार हम जो, अब नो डाउट कि वो गेहूँ थोड़ा सस्ता होता है जो राशन कार्ड में मिलता है, तो थोड़ा उसकी क्वालिटी भी थोड़ी खराब होती है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं होती कि चल नहीं पाए। चल जाएगा थोड़ा। जैसे आपने देखा होगा हमारी माता बहनें उसको चाल के, उसको कहते हैं ना चालना होता है मराठी में, छलनी से उसको चाल के या उसको गेहूं को बनाना होता है कि उसमें से जो कंकड़ पत्थर होते हैं निकाल के हम उसको फिर आराम से आटे उसको पिसा सकते हैं और हम उसको काम कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब उससे मुंबई का जो रईस आदमी है उसको नहीं चाहिए तो नहीं लेगा, चलेगा, लेकिन गाँव का गरीब तो लेगा। गाँव के गरीब के लिए तो वो तो बासमती राइस का काम करेगा। मुंबई के लोग तो बासमती खाएंगे, जो अमीर है वो तो खाएंगे, तो उनको ठीक है। लेकिन गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए तो वही राइस, वही चावल बासमती का काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही तो बहुत बड़ी बात होती है। और भारत आज भी गांव में ही बसता है। सिटी में आज भी सिर्फ 30% आबादी रहती है। अगर भारत की आबादी 1.4 करोड़ पीपल अभी हैं, उसमें से सिर्फ 40 करोड़ लोग ही सिटी में रहते हैं। 100 करोड़ आबादी आज भी भारत गांव में ही बस रहा है। तो 100 करोड़ को संभालना जरूरी है ना। 40 करोड़ तो वैसे ही संभले, सिटी में रहने वाले वो ऐसे टिक टॉक टक रहते हैं ना, उनको कपड़े पहनने सबकी आजादी है। लेकिन प्रॉब्लम तो गांव में ही है, लोगों को गांव में ही एम्पावर करना है। और आपने देखा होगा सिटी में लोगों के पास राशन कार्ड होता है फिर भी नहीं जाते, क्योंकि उनको उतना टाइम भी नहीं होता है कि जाके लाइन लगा ये करे। लेकिन गांव का इंसान तो जाएगा, वो लेगा, है ना।
तो ये दूसरा सिस्टम भारत सरकार ने किया, इससे हर गरीब को राशन कार्ड के थ्रू उनको फूड मिलने लगा और उनको उनका जो जीवन यापन होने लगा या कैसे उनकी जो लाइवलीहुड है वो चलने लगी। ठीक है, भारत सरकार ने ये जो कदम, ये दोनों कदम भारत सरकार के अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे हैं। बट इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम अभी भी इसलिए है क्योंकि कदम तो उठाए भारत सरकार ने, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब कि वो जहां तक जिनको जितनी जरूरत चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंच पाए। देखो, अब इसमें किसी सरकार को ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके घर में भी 3-4 भाई होंगे, 2-4 भाई होंगे, आपकी मम्मी पापा होंगे, सपोज 6-7 लोग का परिवार होगा। आपने देखा होगा आपके 6-7 के परिवार में भी हल्ले झगड़े होते थे। कहते हैं ना, कहावत है ना, जहाँ 4 बर्तन होते वहां आवाज तो आती है। अब 4 बर्तन में जब आवाज आ रही है तो भाई ये तो भारत है, ये इतना बड़ा है, इसमें ये तो 1.4 करोड़ लोग हैं और ये सब परिवार है। इतने बड़े परिवार को चलाना इतना आसान है क्या? कमियां तो थोड़ी बहुत रहेंगी ना। अब आपके परिवार में 6-7 लोग रहते तो भी सेटिस्फाई नहीं होते पप्पा से। पप्पा त्या तुम्ही ह्याला 20,000चा मोबाईल दिला, मला 6,000चा दिला, 14,000चा दिला, मला हे जमेना पटेना, है ना? तो 6 जन के परिवार को भी लोग सही से संभाल नहीं पाते। 1.4 करोड़ पीपल को संभालना इतना आसान तो नहीं, तो थोड़ी बहुत कमियां तो है। खैर, उन कमियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि कमियां हैं तो कमियां ही रहनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, सुधार किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं सुधार हो रहा है। तो बात समझ में आई, फूड सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ये 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर ये 3 स्कीम आपको समझ में आई? कुछ डाउट है? ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है इन सारी स्कीम्स को लेके, इन सारी बातों को लेके? सभी से पूछ रहा हूँ। अगर डाउट है तो प्लीज पूछे, क्योंकि एज ए टीचर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम हियर फॉर दैट ओनली। मैं उसी पर्पज के लिए यहाँ पे आपके साथ, आप मुझसे प्लीज पूछे। किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है? सर आपने बोला 1 से लेके 10 तारीख तक का, ये आपने सभी स्कीम्स बोले, मतलब उनमें कुछ हुआ है क्या इन स्कीम्स में अभी करंटली? नहीं, स्कीम्स में देखो कुछ न कुछ तो हुआ ही है, तभी ये नाम में आए, डेफिनेटली न्यूज में आए हैं। लेकिन वो किसकी वजह से क्या हुआ, जैसे वो कोई एक छोटा इश्यू भी हो सकता है। इश्यू लाइक ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु में राशन कार्ड पे 2 लोगों को राशन ना मिलने की वजह से उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये इश्यू हो सकता है, उस इश्यू के बेस पे ये स्कीम का नाम आ गया। अब इश्यू तो बन गया, हमें उस इश्यू से लेना देना नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो पूछने वाला नहीं है कि अच्छा जो मरे उनका नाम क्या था, ये कौन से स्टेट में मरे। लेकिन उस इश्यू के बेस पे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो हमें नहीं ये पढ़ना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इश्यू एक नाम है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पढ़ना है। ठीक है, हमें ऐसे पूछा जाएगा। हमें इश्यू तो सिर्फ एक वो चीज है कि जो दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन उसके पीछे से आएगा, टर्न करके, और आपको पढ़ना वैसे। क्लियर है? ऑनलाइन सभी को डाउट, सभी क्लियर है? इस स्कीम के बारे में जो तीनों स्कीम हमने पढ़ी, क्लियर है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सिर्फ रेशनिंग कार्ड के रिलेटेड ही है ना? यस, इट इज रिलेटेड टू रेशनिंग कार्ड सिस्टम। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े। हाँ। ओके, तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। क्या करते हैं, 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी पानी भी नहीं पियो, मैं भी पानी पीता हूँ। उसके बाद हम फिर दूसरा टॉपिक उठाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप 1-2 मिनट के लिए ऑनलाइन वाले भी पानी भी नहीं पी सकते, फ्रेश हो सकते हैं, और मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है सर फिर? हाँ बोलो बोलो। इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, किसका? ये दोनों स्कीम्स के लिए? देखो, फूड सिस्टम्स के लिए जो मिनिस्ट्री होती है उसके लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कॉर्पोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, तो उसके लिए डायरेक्ट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड। ये इसकी, हाँ बोलो। ये दोनों के लिए कॉमन है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड। ठीक है, एंड प्रोसेस। ओके, क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी पानी पियो, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। फिर 2 मिनट की ब्रेक के बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक नए टॉपिक को चालू। ओके, तब तक के लिए ब्रेक। ओके फाइन, आप लोग पानी भी नहीं पी सकते, मैं भी थोड़ा फ्रेश होता हूँ। सर प्लीज थोड़ा साइड हो सकते हैं, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर। ठीक, रेस्ट हो गई।
guys, we are going to study next syllabus, that is international organizations. हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, और क्या है बाकी उसको हम समझ, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे बात होती है की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, इसको हम ब्रैकेट में इन शॉर्ट में IR कहते हैं। IR इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, दो स्टेट की रिलेशनशिप को कंपेयर किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। लाइक इंडिया पाकिस्तान का कैसा रिलेशन चल रहा है, इंडिया बांग्लादेश का कैसा रिलेशन चल रहा है, इंडिया USA का कैसा रिलेशन चल रहा है, इंडिया USA चाइना का कैसा रिलेशन चल रहा है। आपने अभी देखा होगा USA चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है ना, ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ट्रेड वॉर मतलब क्या, इनके मतलब इनके रिलेशन कहीं नहीं खटास है, ये सब सारी बात। हमें इंटरनेशनल रिलेशन को ऐसे पढ़ना होता है। पॉइंट ये है, आपके बैंकिंग SSC CGL के एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझो। वो डायरेक्टली आपको नहीं पूछ रहे, वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे पूछेगा, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज आपका क्वेश्चन तो MCQ है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि ऐसा पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ही विल नेवर आस्क लाइक दिस, ही विल आस्क कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसमें 4 चीजें पढ़नी है। इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते टाइम 4 चीजें पढ़नी है। क्या, कब बना, कब फाउंड हुआ, मेंबर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया, स्कीम को पढ़ते टाइम आपको 2 चीज याद रखनी थी, मिनिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव। इसको पढ़ते टाइम 4 चीज याद रखनी, मेंबर, फाउंड कब हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, और हेडक्वार्टर का है, ठीक है। और रिसोर्स कौन सा यूज करना देखेंगे, सिंपल है। आप क्वाड डाल दे गूगल पे और सीधा चले जाए विकीपीडिया पे। क्वाड डालना है गूगल पे, सीधा आप विकीपीडिया तो डायरेक्टली आप विकीपीडिया पे जाए। विकीपीडिया इज द रिलायबल रिसोर्स फॉर दिस स्टडी पर्पस के लिए। आपने क्या करना है, आप डालेंगे क्वाड, आप जब भी विकीपीडिया ओपन करेंगे ना, तो आपको देखिए बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सीधा सीधा फाउंड हुआ 1994 एग्जाम्पल पे, मेंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव वहीं पे बता देगा लोगों में, और उसके बाद उसका हेडक्वार्टर भी वहीं बता देगा, आपको वहीं पे मिल जाए। रिसोर्स आपको जो यूज करना है, इंटरनेट पे जाके विकीपीडिया, सभी को ऑनलाइन को भी बता रहा हूँ। नाउ यहाँ पे ये 5 मेंबर जितने भी हमने पढ़े लिखे हैं, अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पढ़ना यही है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिलेबस में आपको मैं ये हमेशा मेरा फोकस पे है, क्योंकि ये रेस आपकी है, कंपटीशन आपका है, भागना आपको है। टीचर क्या करेंगे, टीचर आपको गाइड करेंगे, टीचर आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे आप कम पढ़ने लगेंगे वहां पे आपको पुश करेंगे, तो वो काम मेरा है। तो भागे आप, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंटेंट बताने वाला हूँ, ये इनको पूरा बता दूंगा कहानी क्या है, लेकिन घर पे जाके पढ़ना आपको ही है। ऑनलाइन वाले भी हैं, जो भी हैं, घर पे जाके ये लेक्चर खत्म होने के बाद यदि भी आपको आज में कल में टाइम मिला, आप जाके देखिए क्वाड क्या है। बात ही मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन आपने जाके उनके कब फाउंड हुआ पढ़ना है, आपने जाके कब उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और आपके उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी के ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, बाकी की चीजें आपने ही, ठीक है, आपने जाके निकालना। क्यों, क्योंकि आप जब निकालेंगे ना, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और आप नो डाउट आपकी पढ़ाई तो होती जाएगी, ठीक है। आपने ये चीजों को ऐसा समझना, और हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते टाइम ये 4 चीजें 5 चीजें याद में रखनी। अब एक एक को देखते, क्लियर है। चलो, क्वाड के जो मेंबर्स है, क्वाड है, ये जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, पहले हम क्वाड को देखते हैं। और सभी ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लास्ट में 5 मिनट Q&A सेशन रखूंगा और ये सब पूछूंगा अभी आपसे, तो थोड़ा ध्यान से। क्वाड के 4 मेंबर्स है, ठीक है, क्वाड के 4 मेंबर्स। 4 मेंबर कौन से देखेंगे, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑकस के 3 मेंबर, ये भी लिख देता हूँ, US, UK और ऑस्ट्रेलिया,
इसके बहुत सारे मेंबर है, इसके मेंबर्स नहीं है, जिसके हैं वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन शॉर्ट में बताता हूँ। जो क्वाड है और जो ऑकस है, ये दोनों का जो पर्पस है, ये दोनों फाउंड किए गए हैं टू काउंटर चाइना। पहले आप बात को समझिए। कभी भी आपको पूछा व्हाट इज क्वाड, व्हाट इज व्हाई द ऑकस इज फॉर्म, आपको सिंपल समझना है कि ये दोनों फाउंड किए गए टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए एक देश को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देश, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एक देश कॉमन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये यूएस, तो हाँ यूएस। तो अभी आप देखेंगे यूएस जो है वो पापा है, आप समझे, पापा है। ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स लाइक अ सन, एक बेटा है। तो पापा पावर दे रहे बेटे को कि तुम जाके उड़ाओ, किसको? चाइना। बात को, पूरी स्टोरी को समझो सिंपल भाषा में। यहाँ पे आप जानते हैं यूएस सुपर पावर है, उसके पास सारी टेक्नोलॉजी। तो पापा के पास पैसा है, बेटे के पास पैसा नहीं है लेकिन दिमाग है। तो पापा बोल रहे बेटा हम तुमको पैसा देते एंड यू यूज दिस मनी टू काउंटर दैट आवर एनिमी, जो भी होगा। और एनिमी कौन है? चाइना। फादर, हु इज फादर? यूएस। सन और ऑस्ट्रेलिया। समझ में आए? और अब यहाँ पे सर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया जापान क्या कर रहे हैं? इंडिया जापान यूएस, ये तीनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाए। क्यों मजबूत बना रहे? काउंटर चाइना। अब ये दो क्या कर रहे हैं? यूएस यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को भी मजबूत, एक ही पार्टी यही है, काउंटर चाइना। अब यहाँ पे बात आती है, अच्छा सर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत क्यों बना? खुद भी तो काउंटर कर सकते हैं ना। पापा बेटे को ही पैसा क्यों दे रहे? पापा क्यों नहीं काउंटर किए, है ना? क्योंकि अगर उनके पास ही पावर थी तो वो वही काउंटर कर सकते थे, वो क्यों नहीं कर रहे? पॉइंट को समझे। होता क्या है, हुआ क्या है, देखो ऑस्ट्रेलिया सपोज यहाँ है, तो यूएसए यहाँ है, यूएसए यहाँ है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का कोई लिंक नहीं बैठता, नेबर नहीं है वो, उसके बीच में दूरियां बहुत है और कंट्रीज बहुत आगे, तो इनका कोई लिंक नहीं है। अब मुझे, ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये चाइना है, ये यूएसए। यूएसए इसको काउंटर तो करना चाहता है लेकिन इतनी दूर से करे कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो वो क्या कर रहा है, वो चाइना के पड़ोसी को उकसा रहा है। और उसका पड़ोसी कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जो उसके नीचे बैठा है। ऑस्ट्रेलिया को उकसा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भिड़ा रहा है, किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। ठीक है, तो यूएसए क्यों चाह रहा है, समझ में आ गया। अब ब्रिटेन, ब्रिटेन यहाँ है, चाइना यहाँ है, दूरियां हैं। अब इस दूरियां के बीच में ये देश आ गए, तो फिर से ब्रिटेन भी काउंटर नहीं कर पा रहा है, वो भड़का रहा है इसको, ऑस्ट्रेलिया को, किसके खिलाफ? चाइना। अब इंडिया भी वही कर रहा है, इंडिया चाइना का भी जम नहीं रहा है। इंडिया डायरेक्ट कभी लड़ाई लड़ेगा नहीं, इंडिया एक चालाक पर्सन है, वो भी चाइना को ऑस्ट्रेलिया को बोल रहा तुम भड़काओ। आप यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मतलब सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बेवकूफ बना रहे क्या? ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ रहा है कि अगर चाइना को डाउन प्ले किया जाएगा तो उसमें मेरा भी पर्पज है। आप ऐसा अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और सर आप बोल रहे हो यूएसए, ब्रिटेन और इंडिया ये सब मिलकर चाइना को भड़का, ऑस्ट्रेलिया को भड़का रहे, मतलब ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ है। वो होते हैं ना कि किसी को चढ़ा दिया और चढ़ गया, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी पर्पज है उसमें, ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है अगर चाइना काउंटर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का भी पर्पज सॉल्व होगा। ये बात समझ में आ गई, ये सब क्यों मिल रहे हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर क्या रहा है जिसके लिए इन सबको चिढ़ हो गई है, यूएस और इंडिया को या ब्रिटेन को, जो भी लोग, जापान को, क्या कर रहे पता है? देखेंगे, ये चाइना है, चाइना के नीचे का एरिया है साउथ चाइना सी है, नीचे का एरिया साउथ चाइना सी। इंटरनेशनल कन्वेंशन का ये रूल है कि जो सीज है, जो ओशियंस है, ये किसी एक देश के नहीं, ये कॉमन के लिए। समुद्र और महासागर, इनके ऊपर कोई भी देश अपना हाथ जमा नहीं सकता, ये कॉमन। वहां पे सभी देश के सभी नागरिक मच्छी मार सकते हैं, सभी लोग अपने बोट को लेके जा सकते हैं,
सभी की गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए सप्लाई हो सकती है, क्योंकि जो सी है, जो ओशियंस है, ये किसी लिए बनाए हैं, बाय डिफॉल्ट है सब, इस पे किसी का इसलिए अधिकार नहीं है। ये इंटरनेशनल रूल, और इस रूल को सभी देश फॉलो करते हैं, बट जो नहीं फॉलो कर रहा है वो कौन है? चाइना। चाइना क्या बोल रहा है? चाइना क्या बोलता है पता है? चाइना बोलता है मैं चाइना हूँ और ये साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे है तो मैं ही चलाऊंगा। अगर वैसा देखा जाए तो इंडिया के नीचे तो इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन कितना बड़ा है? साउथ चाइना सी से बड़ा है, तो पूरा ओशियन हम ही चलाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चाइना ये काम नहीं कर। तो साउथ चाइना सी में चाइना किसको आने नहीं दे रहा है, ना माल सप्लाई होने दे रहा है, ना वहां पे किसी को फिशिंग करने दे रहा है, ना वहां पे किसी को बोटिंग करने दे रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे नाम पे इसलिए मेरा है। ऐसा है तो इंडिया बोलता है मेरे नाम पे भी इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन तुमसे बड़ा है तो ये मैं कर लूँ, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता, लेकिन चाइना ऐसा कर रहा है। इसी से भारत को चिढ़, इसी से यूएसए को चिढ़, इसी से ब्रिटेन को चिढ़। अब उस चिढ़ को मिटाने के लिए, उनकी खुजली को मिटाने के लिए हम पावर इंपावर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, जो उसके नीचे है, उसके नीचे से बम दागेगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ये अकेले काम कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो चाइना अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो इन सब कंट्री का सपोर्ट मिल गया, यूएसए, जापान, इंडिया का, तो ऑस्ट्रेलिया पावरफुल होगा कि नहीं चाइना से ज्यादा? तो ऑस्ट्रेलिया तो लड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है टू काउंटर चाइना। काउंटर कहाँ पे करना है? साउथ चाइना सी में, जहाँ पे जो चाइना है किसको इंटर होने नहीं दे रहा है, वहां पे अपनी सिक्योरिटी लगा दिया, अपनी मिलिट्री बेस बना दिया समुद्र में, जबकि ऐसा कहीं भी रूल नहीं है। तो समुद्र में अपना मिलिट्री बेस बनाने का अधिकार किसको भी नहीं है। आप बना रहे हैं तो किसी पर्पज के लिए बना रहे, तो एक कुछ महीने के लिए समय के साथ आप उसको हटा दे। चाइना बोल रहा है नहीं, ये हमारा, ये समुद्र ही हमारा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। समुद्र तुमने थोड़ी बनाया है, समुद्र कोई बनाता है? नदी कोई बनाता है? वो नेचुरल फ्लो होती है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है टू काउंटर चाइना। इंकरेज किसको किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया को, पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कंट्रीज इंकरेज कर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले का क्या स्टेटस है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट नहीं है? क्लियर है? Yes, sir. ऐसा ऐसा यस सर सो के बोल रहे हो क्या? नो No, सर। sir. हाँ, अभी थोड़ा जोर से आवाज है, नो सर। तो समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से पूछना चाहता हूँ। सर ये रियलिटी है या मतलब आपने एक्सप्लेनेशन के लिए? इट इज ए रियलिटी, इट्स नॉट इन रामराज स्पेस, यहाँ पे स्पेसिफिकल नहीं है, इट इज ए रियलिटी, फैक्ट है भाई, रियलिटी है। ओके सर। तो मतलब आप सपने में तो जी नहीं नहीं जी रहे हो ना, ये रियलिटी है। आप सब सपना नहीं है, ये रियलिटी। So IMF मार्क क्या है वो नीचे? व्हाट? IMF 5 वाला। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो क्लियर है, दोनों आगे बढ़े, नए ऑर्गेनाइजेशन को पकड़े। Yes, sir. ठीक है, चलो आप लोग थोड़ा जोर से बोला करो यार। आप कैसा बोलेंगे? यस सर, ओके सर, तो फिर मैं तो लूज हो जाना है यार, मैं तो फिर लूज हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो मोटिवेशन की जरूरत है ना। तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट होते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट है। फाइन, चलो नए ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है? नए ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। अब नेटो क्या, इसको पकड़ने के लिए जाते। हुआ क्या, 1990 तक यूएसएसआर था, ठीक है। 1990 में यूएसएसआर एक बड़ा देश था जो रसिया और छोटे छोटे देशों से मिलकर बना था। 1990 में यूएसएसआर टूट गया और उसमें से सिर्फ एक बड़ा पावरफुल निकला, रसिया। बाकी सब छोटे छोटे देश टूट गए, लेकिन रसिया फिर भी पावरफुल था। और रसिया जब पावरफुल में आया टूटने के बाद,
तो रसिया ने बेहरमी की, मतलब उन्होंने सभी को, अपने आसपास के देशों को सभी को हड़पना चाहा, सभी को मारना चाहा। जो जिसके ऊपर चाहता था वो अटैक कर देता था, क्योंकि छोटे छोटे देश थे बेचारे, वो ज्यादा कुछ रशिया के खिलाफ बोल भी नहीं पाते थे। तो छोटे छोटे देश क्या कहाँ जाए, और उनको रसिया का रूल, रसिया की डेमोक्रेसी, उनका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो पसंद नहीं था। उन सारे देशों ने, जो छोटे छोटे थे, उन्होंने बोला कि हम देखो अकेले रहेंगे तो रसिया से लड़ नहीं पाए, तो हम सब मिल जाएंगे तो हम रसिया से लड़ सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अकेले चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया ये सब मिल जाए और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करे तो ऑस्ट्रेलिया तो उड़ी मारेगा कि नहीं मारेगा। सेम वही चीज हुई यूरोपियन स्टेट्स के, वो छोटे छोटे देशों के। वो देश कौन से थे? यूरोपियन के देश थे, यूरोपियन देश। तो छोटे छोटे देशों ने वो बोले हम एक हो गए, मतलब 5 छोटे छोटे 10 ऐसे, तो नाटो में बहुत सारे लोग, ऐसे 25-30 देशों ने अपना एक संगठन बनाया, इसका नाम दिया गया नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको नेट पे मिलेगा डिटेल, अभी के लिए समझ लो, ठीक है। तो ऐसे बन के उन्होंने अपना एक एक ट्रीटी फॉर्म की, नाटो। ट्रीटी मतलब संधि, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वहां से एक बात निकल के आई, वहां पे एक बात बोली गई, दी गई कि आपका दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन होगा, और सबका दुश्मन कौन था? रशिया। रशिया ही दुश्मन था। तो वहां पे बोला गया, जो 25-30 देश थे, उन्होंने आपस में ट्रीटी की। उन्होंने बोला कि अगर रशिया हम में से किसी के ऊपर भी आंख उठा के देखेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि तुम्हारी एनिमी इट मीन्स वो मेरी भी एनिमी होगी, क्योंकि हमने ट्रीटी कर ली। होता है ना, हमने संधि करते हैं कि आपका दुश्मन मतलब कि वो हमारे लिए भी दुश्मन है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, राइट। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ, और इन सभी ने अपना मिल के अपना एक ट्रीटी फॉर्म किया, और ट्रीटी किस लिए? टू काउंटर रशिया। समझ में आया? ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसका कब फाउंड हुआ, कौन मेंबर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आप पता करें, आप डिटेल निकालें, लेकिन बेसिक समझ में आया। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी है, ईयर ऑफ फाउंडिंग तो निकल जाएगी, मेंबर फटाफट निकल जाएंगे, बट मेन है कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को समझाना, जो टीचर का काम है, क्योंकि वो एक लेंदी कंसेप्ट। आपको नाटो समझ में आया क्यों फॉर्म हुआ? टू काउंटर। कौन लोगों को काउंटर कर, कौन से लोगों ने अपना गठबंधन बनाया? यूरोपियन स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स। बात क्लियर हो गई? डन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है। ये दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्या करती पता है? ये दोनों लोन देती है। किसको लोन देती है? देश को लोन देती है। किसी कंट्री को अगर लोन की जरूरत है तो उसको लोन प्रोवाइड करती है, ये इनका काम है। अब जैसे आप समझे, सपोज लोन की जरूरत सभी को होती है, जैसे अभी आप लोग भी हैं, आप लोग एजुकेशन कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। आपके पापा आपकी बहन की शादी करनी है तो मैरिज लोन होता है, हाउस कार लेनी है तो कार लोन होता है, हाउस लोन होता है। उसके बाद पापा को कहीं कुछ और कुछ खरीदना है तो लोन लेते हैं। तो लोन लेने के लिए पापा कहाँ पे जाते हैं? बैंक में जाते हैं, एसबीआई, यूबीआई, आईसीआई बैंक में जाके लोन लेते हैं, ठीक है। अब पापा लोन लेंगे तो कितना लेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, है ना। लेकिन सरकार, अगर भारत सरकार अगर लोन लेगी तो 5 लाख लेगी क्या? 15 लाख लेगी क्या? वो तो 500 करोड़ लेगी, 1500 करोड़ लेगी, या अरब में लेगी। तो इतना पैसा इन बैंकों के पास होता नहीं है। इसके लिए 2 बैंक बनाएगी, वर्ल्ड बैंक मतलब दुनिया की बैंक, इसका नाम ही है, और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, इंटरनेशनल भी मतलब होता है इंटरनेशनल, वर्ल्ड भी मतलब होता है वर्ल्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये 2 ऐसी बैंक है जो देश को पैसा देती है, क्योंकि जब कोई देश पैसा लेगा तो वो बिलियंस और ट्रिलियंस में लेगा। ये इंडिविजुअल को पैसा नहीं देती, क्योंकि इंडिविजुअल बिलियंस और ट्रिलियंस लेगा भी क्यों? आपको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है? नहीं। आप बोलोगे सर मैं 100 करोड़ लेके क्या करूँ? आपको चाहिए तो हर किसी को, लेकिन 100 करोड़ लेके आप पागल नहीं हो जाएंगे? आप 100 करोड़ मिल गया आपको, आप बोलेंगे यार वो 100 करोड़ मिले, और आप लेंगे भी नहीं, आप इनसिक्योरिटी फील करेंगे। आप बोलेंगे, आपको मैं बोलूंगा 5 लाख, हाँ सर 5 लाख दे दो, मैं कुछ अपना बिजनेस खोल लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, राइट। लेकिन 5 करोड़ की बात या 500 करोड़ की बात तो आप अपनी स्टेज पे नहीं,
ये बात समझ में आ रही है? तो भारत सरकार ये यहाँ ये बैंक क्या करती है, लोन देती है, किसको, देश को देती, इंडिविजुअल को नहीं, देश को लोन देती, ठीक है। तो ये दोनों जो बैंक है ये देश को लोन देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अच्छा सर भारत सरकार या कोई भी सरकार इतनी कमजोर हो जाती क्या लोन देती है? देखो सरकार कमजोर ना हो तो भी लोन देती है, क्यों? क्योंकि उसको वेलफेयर का काम करना होता है, उसको सोसाइटी का काम करना होता है, लाइक उसको स्कूल खोलना होता है, मेडिकल कॉलेज खोलने होते हैं और रोडवे बनाने होते हैं। अब इंडिया में जितने भी रोड प्रोजेक्ट चल रहे भारत सरकार के, वो सब भारत सरकार लोन पे लेके कर रही है। तो सर भारत सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, पैसा है, लेकिन लोन लेने से क्या हो रहा है? देखो भारत सरकार रोड बनाएगी, उस रोड बन गया तो उस पर जो टोल टैक्स लगाती है, उस टोल टैक्स से भारत सरकार को पैसा आएगा, टोल टैक्स से भारत सरकार अपना प्रॉफिट भी निकाल लेगी और उस पैसे से इंटरेस्ट भी देती रहेगी। तो भारत सरकार का एक साथ 3 काम हो गया। पहली बात, रोड बना दी, पब्लिक खुश, उसका वोट बैंक तैयार हो गया, एक बात। दूसरी बात, वो उस जो टोल टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, वो अपना लोन भी चुका रही है, तो लोन भी चुक रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, रोड बनने से जनता भी खुश हो गई, उस जो पर्टिकुलर पार्टी ने बनाया हुआ उसका भी नाम हो गया। तो लड्डू तो 2 हाथ में नहीं 3 में हाथ में आ गए, तो सब बनी बनी बाजार हो गई। समझ में आया कैसे क्या चल रहा है, बात कैसे हो रही है? आप समझ पा रहे हैं क्या बात हो रही है? ऑनलाइन सभी को दोनों का मीनिंग और लोन क्यों ले रही है कोई भी सरकार समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, बट यहाँ पे एक बात समझेंगे, ये बैंक लोन तभी देती है जब सामने वाले को समझती है कि वो चुका पाएगा भी नहीं, क्योंकि ये भी एक बात है ना, सिंपल सी बात है, आपकी कैपेसिटी अगर 10 लाख की है और आप लोन ले जा रहे 100 करोड़, तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे मेरे सामने कोई लड़का, सपोज कोई पूनम करके कोई लड़की है, मुझे हर क्लास में लड़के यही बोलते सर आप पूनम ही क्यों बोलते, पूनम है कौन ये? मतलब कि पूनम नाम मुझे अच्छा लगता है इसलिए बोलता हूँ। ऐसा कोई कंटेस्ट या कोई रिलेवेंस नहीं है, बस अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है वो भी बता देता हूँ। मैंने विवाह पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो शाहिद कपूर की विवाह पिक्चर है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसमें उस लड़की का नाम पूनम है, दैट्स व्हाई ये रिपीट दिस नेम, बाकी कोई इसका रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब पूनम जैसे कोई लड़की नाम की पूनम है, वो बहुत बड़ी जमींदार है और मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे लोन चाहिए। मैंने मैडम को जाके बोला मैडम मुझे 10 लाख, मुझे 1 लाख लोन दे दो। मैडम बोली ठीक है दे दूंगी, लेकिन अच्छा ये बताओ कि तुम कितना कमाते हो? मैंने बोला मैडम मैं महीने का 3,000 कमा लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैडम बोली यार तुम कमाते 3,000 हो, मांग रहे हो 1-1.5 लाख, तुम चुका पाओगे क्या मेरे को? क्योंकि 3 लाख अगर तुम 3,000 कमाते हो महीने का, तो 1,500 2,000 तो तुम्हारे घर के खर्च में होंगे। अब 1,000 बचे, 1,000 में तुम्हारा कुछ न कुछ और चालू रहेगा, नहीं चालू हुआ तो तुम 1,000 अगर मुझे हर महीने 1,000 भी देते रहे तो 10 साल लग जाएंगे 1 लाख चुकाने में, तो तुम तो चुका ही नहीं पाओगे 1 लाख। तो भाई हम तुमको 1 लाख देने से नहीं रहे, तुम 10,000 मांगो, तुम 15,000 मांग लो, मैं दे दूंगी, है ना। क्यों 1 लाख नहीं दे रहे हो मैडम? क्योंकि तुम्हारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तुम चुका नहीं। ये बैंक भी वही काम करती है कि किसी भी देश को उतना ही पैसा देती है जितना वो चुका सके। ऐसा ना हो कि कोई बैंक ट्रिलियन मांग ले और उसकी भी इकोनॉमी न चले, ठप हो जाए, तो इसका तो पैसा डूब जाएगा बैंक का। बैंक पैसा देते टाइम फिर ये ध्यान में रखती है कि किसी भी सरकार को कितना पैसा देना है। क्यों? क्योंकि वो चुकाना भी तो चाहिए ना, उसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए चुकाने के लिए। अब मैंने मैम से ले लिया 1 लाख और मैं कमा रहा हूँ 2,000, तो मैं चुका नहीं पाया, अगेन प्रॉब्लम है कि नहीं बैंक के लिए? बैंक का तो दिवालिया हो जाएगा। इसलिए बैंक उतना ही पैसा देती है जो सामने वाला चुका। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया है? हमने आज 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, ये 5 ही नहीं है, आगे चल के जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे करके और चीजें निकालते रहेंगे। यहाँ पे अभी इतनी बातें समझ में आ गई, ऑनलाइन वाले सभी को ये बातें समझ में आ गई? Yes, sir. या एनी क्वेश्चन? फाइन, गुड गुड, समझ में आया, अच्छी बात है। आप ऑफलाइन वाले समझ में आ गई, कुछ डाउट है? नहीं? ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है उसको यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो फिर हम आगे के सिलेबस को, आगे करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। बट सेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, पढ़ा के खत्म हो गया, अब Q&A चालू होगा, क्वेश्चन आंसर लेंगे आपसे भी और आपसे फीडबैक भी लेंगे कि आपको
जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है ऑनलाइन वाले, तो समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं? सभी लोग बोलेंगे ऑनलाइन वाले। So, या सर नॉर्मल बैंक पर्सन नॉर्मल पीपल्स रहते हैं ना, हाँ। उनका सिबिल स्कोर देख के लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोन अमाउंट। या तो वर्ल्ड बैंक कंट्री का कौन से बेसिस पे देते हैं? वर्ल्ड बैंक कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस को देख के लोन देते। जैसे करंट में पाकिस्तान बहुत इकोनॉमिकली डाउन है, पाकिस्तान को लोन चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है और पाकिस्तान दे नहीं पाएगा। दिस इज द रीजन। तो वो देखते हैं कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्योंकि सरकार मतलब इकोनॉमी चलेगी देश का, तो देश के पास पैसा आएगा तो देश चुका पाएगा। तो वो इकोनॉमिक स्टेटस उस पर्टिकुलर कंट्री की देखते हैं। क्लियर है? यस सर। और रही आप जो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंसान को लोन तब मिलता है जब उसका सिविल जनरेट अच्छा होता है। तो सिविल इन द सेंस क्या होता है कि आप कहीं भी लोन लेने जाएंगे तो आपको पूछा जाता है आपने कहीं लोन लिया है क्या, आप पहले लोन लिए हो क्या। तो अगर पहले लोन लिए रहोगे तो सिविल जनरेट हो जाता है। अभी सिविल क्या होता है? सिविल ये होता है कि आपका बैंक के साथ व्यवहार कैसा है। अगर आपने कभी लोन लिया है 3-4 महीने का, 6 महीने का लोन लिया है, आपको आपने टाइम पे सारी किस्तों को, सारी EMI को दिया है, तो आपका व्यवहार बैंक के साथ अच्छा है, तो आपका सिविल जनरेट हो जाता है। मतलब एक आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, 600 पॉइंट, 500 पॉइंट। तो उसमें अगर आपको 900 पॉइंट्स अबाव मिल गए तो आपको 10 लाख का भी लोन पास हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग लोन लेने को जाते हैं, उनका लोन पास नहीं होता। तो वहाँ पे क्या रीजन आता है? मैं सामने वाला लेडीज या जो भी जेंट्स है वो यही बोलेगा कि सर आपका सिविल जनरेट नहीं है। तो सिविल कैसे जनरेट होता है? आपका लोन के बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, मतलब अगर आप टाइम पे पहले कभी लोन लिए थे, चुकाए थे, तो जनरेट हो जाता है सिविल, तो आपको लोन मिलेगा। तो ये भी इंडिविजुअल का भी क्लियर हो गया। हाँ और कुछ सर। ओके, और कुछ डाउट है किसी के ऑनलाइन? और ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट्स हैं? नहीं, ऑल क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, गुड गुड, ठीक है। यहाँ पे लाइक आकांक्षा माने हैं, दीपाली लक्ष्य हैं, गौरी हैं, निकिता शिरोडकर, सोनी दादर, रामी नागरे, सामने तो होस्ट आदित्य हैं, इतने सारे लोग हैं, राइट? तो आप सभी को आई होप कि सभी के डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे, सभी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ऑफलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है, बातें क्लियर हैं, अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास 5 to 7 मिनट्स है। उस 5 to 7 मिनट्स में कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लेता हूँ, सो दैट मुझे भी तो मालूम पड़े कि आप लोगों को उतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जो पढ़ाया जा रहा है वो वाकई आप समझ पा रहे हैं। जस्ट मिनट। चलो ऑनलाइन गाइज और ऑफलाइन सभी से मेरा क्वेश्चन है, बताएं क्वाड के कितने मेंबर होते हैं? 4. 4. बताओ, नाम बताओ। India, USA, Japan, Australia. ऑस्ट्रेलिया। नाटो क्यों बनाया गया? टू काउंटर रशिया। टू काउंटर रशिया। कौन से देश के लोगों ने नाटो फॉर्म किया? European state. यूरोपियन देश के छोटे छोटे लोग। NDMH का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। कौन सी मिनिस्ट्री थी? हेल्थ मिनिस्ट्री। क्या पर्पस है? ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट, प्रोवाइड हेल्थ कार्ड। टू प्रोवाइड हेल्थ कार्ड और टू कीप हेल्थ रिकॉर्ड।
राइट। डी की सक्षम इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? Labor and employment. लेबर एंड एम्प्लॉय। Good. बहुत अच्छी बात। वैसे मैं इतना पूछता तो हूँ नहीं, लेकिन अब आप लोग बता रहे तो मेरा भी मन कर दिया, थोड़ा पूछ ही लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं इतना पूछता तो हूँ नहीं। चलो थोड़ा और दो चार कर लेते यार, पूछ ले। ऑकस के मेंबर कौन कौन से हैं? USA, UK, Australia. ऑस्ट्रेलिया। क्यों बनाया गया? टू काउंटर चाइना। काउंटर चाइना। चाइना ऐसा क्या कर रहा है, कहाँ पे काउंटर करना है उसको? ओशन से साउथ चाइना। चाइना। South China Ocean. साउथ चाइना। वैसे तो मैं सोच रहा था कि अब नहीं पूछूंगा, लेकिन चलो एक और दो और पूछ, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, sir. नो सर। नो सर। वर्ल्ड बैंक और IMF का क्या काम है? देशों को लोन देना। देशों को किस बेसिस पे लोन दिया जाता है? इकोनॉमिक Make स्टेटस। इकोनॉमिक status. स्टेबिल। देखो यार, मैं तो सोच रहा था कि खत्म ही कर दूं, लेकिन आप लोग बताने लगे ना तो मेरा भी दिल आ गया। तो चलो एक दो और पूछ लेता हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं तो इंडेप ही करने वाला था, बट आप लोग इतना प्यार से बता रहे हैं, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके बता रहे, तो मैं सोचा कि चलो यार एक दो और पूछ लेते। चलो एक दो और पूछ लेते, ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते टाइम हमें चार चीजों को पढ़ना है, वो कौन सी चार चीजें हैं? फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर्स का है, ऑब्जेक्टिव। और फाउंडिंग ईयर। फाउंडिंग ईयर, वही फाउंडिंग ईयर, राइट, ठीक, गुड। और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ते टाइम दो चीजें पढ़नी है, क्या पढ़नी है? नेम ऑफ मिनिस्ट्री, Ministry and ऑब्जेक्टिव। गुड यार, मतलब आप लोगों को सब समझ रहा है फिर। मतलब मुझे डाउट आ रहा है कि कहीं स्क्रीनशॉट तो सामने नहीं ओपन कर दिया है ना आपने? नो सर। No, sir. नहीं ना, नहीं ना, इट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है। यस सर। यस हमारा सर। Yes, sir. मतलब आप समझ रहे, आप आंसर दे रहे, मतलब आप समझ रहे। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है ना? No, sir. नो सर। नो सर। ऐसा तो नहीं हो रहा है सर बहुत पका रहे हो, बहुत बहुत तकलीफ दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। No, sir. इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर इंडियन इकोनॉमी कैसी है? इंडियन इकोनॉमी कैसी है? as compared to other As compared countries? to other, we are the fastest economy in the world here, and we are going very fastly. And in future, देश के ऊपर हम ही राज करेंगे 40-50 साल के बाद। बट आप करंट सिचुएशन में बात करें, वी आर द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लेन देन, फास्टेस्ट इकोनॉमी हम चल रहे हैं। तो सबकी नजर हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, इन द सेंस कि हमारे हमारे ऊपर, हम इस देश के लोग हैं। लोगों की नजर भारतीयों के ऊपर है कि भारतीय क्या स्टेप है, भारतीय क्या कर रहा है। तो हमारे आपके ऊपर सबकी नजर है, तो हमें आगे चलना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज चल रही है, ठीक है। ओके सर। फाइन। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर दे रहे, मुझे बहुत खुशी है। और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको और इस सिलेबस को हम नेक्स्ट लेक्चर से और नेक्स्ट टाइम से हम इसको इसके आगे से कंटिन्यू करते जाएंगे। अंटिल देन आप अपनी जब बाकी की चीज़ों को, बाकी का आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ें। और डेफिनेटली जब भी हम मिलेंगे तो अपनी क्लास को इतनी ही जॉयफुल और एक लर्निंगफुल बनाएं। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को और अच्छे से आई हैव लिमिटेशंस इन ऑनलाइन, दैट्स व्हाई। अगर ऑफलाइन में होते तो आपको मैं और अच्छे से प्रेडिक्शन और अच्छे से ओपन अप करके चीज़ों को बताता। बट नो डाउट सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, सो दैट्स ऑल्सो गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो क्लास को इंडप करते गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और फिर आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। Fine. Until then, Tata, bye bye. Thank you. Have a nice थैंक यू सर। Thank you to all. थैंक यू सर। Sorry. Okay. You can leave now. You can. I'm going to end this.
समझ रहे हैं ना आप लोगों को, अंडरस्टैंड हो रहा है?